ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 336। वर्चुअल नाइटमेयर को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। शुरुआत में जब उसे कोई ऐसा मिला जो उसे मुश्किल में डाल सकता था तो उसका मनोबल बहुत ऊंचा था। लेकिन इससे पहले कि वह लड़ाई में गहराई से उतर पाता, वह पहले ही हार चुका था और इतनी आसानी से और बुरी तरह से हार चुका था। और अब यह सिर्फ उसके द्वारा बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि दूसरे पक्ष ने उसका स्थान भी आसानी से पता लगा लिया था। वर्चुअल नाइटमेयर पसीने से लथपथ हो चुका था। हालांकि यह सच था कि इस बार उसका सामना करने वाला दुश्मन बहुत दूर था, लेकिन वह खुद एक हैकर के रूप में हैकर्स की ताकत को अच्छी तरह जानता था। दूर से भी वे ऐसे काम कर सकते थे जिन पर लोगों को विश्वास नहीं होता। इसका एक उदाहरण वह तरीका था जिसमें विवान ने एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को नियंत्रित किया था और एंड्रू द्वारा इकट्ठा किए गए हैकर्स के समूह को आसानी से नष्ट कर दिया था। इससे देश को जो नुकसान हुआ था वह बिल्कुल भी कम नहीं था। आखिरकार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों को खोना, भले ही ये सच हो कि उनमें से सभी के इरादे अच्छे नहीं थे, फिर भी ये एक बड़ा नुकसान था। कांपती आंखों के साथ वर्चुअल नाइटमेयर ने अपने सामने वाली स्क्रीन को घूरा। वे शब्द जो शुरू में सामान्य लगते थे अब उसे डराने वाले लग रहे थे। साथ ही वह ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इस बार उसका सामना किससे हो रहा है। उसने सोचा था कि वह हैकिंग के मामले में इतना कुशल है कि उसके लिए किसी प्रतिद्वंद्वी को पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस बार दूसरे पक्ष ने जो कौशल दिखाया था उसने उस अहंकार को तोड़ दिया जो उसने लंबे समय तक बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के रहने के बाद विकसित किया था। लेकिन उसने एक बात नोटिस की। भले ही यह सिर्फ शब्द थे, वर्चुअल नाइटमेयर को किसी तरह लगा कि इसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर दूसरा पक्ष उसे नष्ट करना चाहता तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। लेस देन मैं वर्चुअल नाइटमेयर के नाम से जाना जाता हूँ। ग्रेटर देन कांपते हाथों से उसने एक परिचय टाइप किया। बेशक वह अभी भी इतना सतर्क था कि दूसरे पक्ष को अपनी पूरी जानकारी न दें। लेस देन फ्रेडरिक डगलस, एक बच्चे के पिता, XYZ यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड एथिकल हैकर में मास्टर्स किया। कई अधिकारियों के गंदे पैसे चुराने के लिए कई खातों में हैकिंग में शामिल। वर्तमान में कई सरकारों द्वारा वांटेड और SS स्तर का खतरा माना जाता है। ग्रेटर दैन वर्चुअल नाइटमेयर को पसीना आने लगा जब उसने देखा कि उसकी स्क्रीन पर कई लाइनें दिखाई देने लगी थीं। और इन सभी लाइनों में उसके बारे में जानकारी थी। वह हैरान था कि दूसरे पक्ष ने ये सारी जानकारी कैसे हासिल कर ली, भले ही उसने अपने बारे में सब कुछ मिटाने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया था। एक हैकर के रूप में उसके पास शारीरिक रूप से लड़ने की क्षमता नहीं थी। लेकिन चूंकि वह हैकिंग के मामले में मास्टर था तो यही उसका सबसे तेज हथियार था। और चूंकि वह कई देशों का निशाना था, उसे छिपकर रहना पड़ता था। इस वजह से उसने कभी भी अपने बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की। और वास्तव में उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि वह वास्तव में वर्चुअल नाइटमेयर था। उसे यकीन था कि अगर ये जानकारी लीक हो गई तो न सिर्फ उसकी जान को खतरा होगा, बल्कि उसके प्रियजनों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब किसी ने चमत्कारिक तरीके से उस सारी जानकारी को पुनर्प्राप्त कर लिया था और वह उसकी आंखों के सामने थी। इसके अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह हैकिंग के मामले में दूसरे पक्ष से मुकाबला नहीं कर सकता था। जानकारी की श्रृंखला के बाद वे अंत में गायब हो गए और फिर एक और लाइन दिखाई दी। लेस दैन ऐसा लगता है कि तुम इतने बुरे नहीं हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे भड़काया है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वे तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें अपने लिए काम करने का मौका दूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा बेटा सुरक्षित रहे। ग्रेटर दैन जैसे ही उसने ये जानकारी पढ़ी, वर्चुअल नाइटमेयर का शरीर कांप उठा। ये वह चीज थी जिससे वह हमेशा डरता था। उसने अपनी नैतिकता और सीमाओं के खिलाफ जाकर ऐसा कुछ करने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंचे। उसने पहले ही कई प्रतिकारक उपाय तैयार कर लिए थे जो वर्जिगो के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था अगर उन्होंने उनके बीच हुए समझौते को तोड़ने का फैसला किया। उसे यकीन था कि चूंकि वे ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि वह उनके लिए स्थायी रूप से काम करे। और अगर वे उसे छोड़ने वाले थे तो वे ये सुनिश्चित करेंगे कि वह गायब हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी आसानी से खत्म नहीं होगी। यही वजह थी कि वह मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि उसके द्वारा बनाए गए प्लान काम करेंगे या नहीं। उसने कभी किसी देश के डिफेंस सिस्टम में हैक करने की कोशिश नहीं की थी। ये पहली बार होने वाला था जब वह ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा था। इस पल में वह स्क्रीन पर दिख रहे शब्दों पर विचार करने लगा।
भले ही वह हैकिंग के मामले में दूसरे पक्ष की क्षमताओं पर संदेह नहीं कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसके बेटे को बचा सकता है। लेस देन मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, भले ही तुम हैकिंग में मास्टर हो। ग्रेटर दैन। इसका जवाब देने के बाद वर्चुअल नाइटमेयर ने जवाब का इंतजार किया, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने सोचा कि दूसरे पक्ष ने प्रस्ताव को छोड़ दिया है, उसके आसपास की स्क्रीनें झपकने लगीं। और जो कुछ हुआ उसने उसे झकझोर कर रख दिया। उसके सामने एक कमरे का फुटेज दिखाई दिया, जहां एक छोटा लड़का सो रहा था, जो 5 से 6 साल का लग रहा था। भले ही लड़का सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। कमरे में अलग अलग तरह के खिलौने थे, लेकिन फिर भी वह देख सकता था कि उनमें से ज्यादातर को छुआ भी नहीं गया था। वर्चुअल नाइटमेयर ने अपने बेटे के चेहरे पर जो भाव देखा, उससे उसका दिल गुस्से से जल उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एंड्रू ने उसके बेटे को इतने अलग थलग जगह में बंद कर दिया था। और बच्चे के चेहरे के भाव से वह बता सकता था कि छोटा लड़का बुरे सपने देख रहा था। भले ही वह उसके पास जाकर यह बताना चाहता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह स्क्रीन के पार नहीं जा सकता था। लगभग 3 मिनट के बाद वीडियो गायब हो गया। नीली स्क्रीन पर एक और लाइन दिखाई दी, लेस देन हम एक समझौता कर सकते हैं। मुख्य कारण कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, वह सिर्फ ये है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुमने मुझ पर हमला किया। ग्रेटर दैन, लेस दैन, और इस वजह से तुम्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन मैं इतना दयालु हूं कि तुम्हें मेरे लिए काम करने का मौका दे रहा हूं। बेशक यह मुफ्त में नहीं होगा। ग्रेटर दैन, लेस देन, वैसे भी चूंकि मैं तुम्हारे कौशल को महत्व देता हूं, मैं आगे बढ़कर तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। उसके बाद मुझे यकीन है कि हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। ग्रेटर दैन। इन शब्दों के तुरंत बाद नीली स्क्रीन सामान्य हो गई। उसके द्वारा पहले टाइप किए गए कोड फिर से दिखाई दिए। वर्चुअल नाइटमेयर ने गहरी सांस ली। वह खुद जानता था कि उसके बेटे को रखे जाने वाले स्थान का पता लगाना आसान नहीं था। उसने पहले ही उसे ढूंढने के लिए हर संभव तरीका आजमा लिया था, लेकिन वह असफल रहा था। लेकिन दूसरे पक्ष ने सिर्फ उसके द्वारा दिए गए सुरागों का इस्तेमाल करके ये जान लिया कि उसके बेटे को कहाँ रखा गया है। इस समय उसका दिल डगमगाने लगा था। वह विवान के लिए काम करने के बारे में सोचने लगा। उसका हमेशा से सपना था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें इतनी क्षमता हो कि वह और भी सीख सके। मुझे शांत रहना होगा। मुझे उम्मीद है कि वह मेरे बेटे को बचा लेगा। भले ही मुझे नहीं पता कि वह मुझे मुश्किल में डालेगा या नहीं, लेकिन जब तक मेरा बेटा सुरक्षित है, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। वर्चुअल नाइटमेयर ने खुद से सोचा। वर्चुअल नाइटमेयर, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें अजीमा पर हमला नहीं करना चाहिए? या क्या तुम अपने बेटे को फिर से देखना नहीं चाहते? इस पल में इंटरकॉम से एक आवाज आई। मैं अभी तैयारियां पूरी कर रहा था। मैं अब हमला करूंगा। दांत पीसते हुए वर्चुअल नाइटमेयर ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एंड्रू के लिए नफरत थी। आखिरकार वही वजह थी कि उसके बेटे को बंधक बना लिया गया था। भले ही उसे यकीन नहीं था कि विवान को उससे फिर से संपर्क करने में कितना समय लगेगा, उसने उसे समय देने का फैसला किया। इस वजह से उसने पहले से तैयार किए गए प्रतिकारक उपायों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक एक करके अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च होने लगे। भले ही ये सच था कि वर्चुअल नाइटमेयर विवान से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके कौशल को कम नहीं आंका जा सकता था। अपने विला में विवान ने वर्चुअल नाइटमेयर से बातचीत पूरी करने के बाद लैपटॉप से ध्यान हटा लिया। उसके बाद उसने 99 में से एक को बुलाया। हालांकि उसने उनमें से ज्यादातर को तैनात कर दिया था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया था कि उनमें से 10 हमेशा तैनाती के लिए तैयार रहें। बस एक विचार से एक महिला जो भविष्यवादी कवच से सजी हुई थी, अचानक उसके सामने प्रकट हुई। उसके छोटे काले बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। ये वह थी जिसे विवान ने नंबर 7 का नाम दिया था। उनके बीच टेलीपैथिक कनेक्शन के साथ उसने आसानी से ये जानकारी ट्रांसफर कर दी कि उसे क्या करना है। मैं जल्द से जल्द सब कुछ पूरा करूंगी, मास्टर। ये कहने के बाद वह कमरे से बाहर निकली, फिर विला से बाहर और रात में गायब हो गई। विवान ने उसे वर्चुअल नाइटमेयर के बेटे को बचाने के लिए भेजने का फैसला किया था। उसे यकीन था कि जिगो के पास उसका बेटा बंधक बनकर रहने तक वर्चुअल नाइटमेयर को अपने लिए काम करवाना मुश्किल होगा। जहां तक मुआवजे और अन्य चीजों पर चर्चा करने की बात थी, वह कुछ ऐसा था जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही विवान ने पिछले हफ्ते हुई प्रगति पर नजर रखना शुरू कर दिया। रोज एंटरटेनमेंट कंपनी ने पहले ही प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, और चूंकि उसे पैसे की कमी नहीं थी, उसे किसी अन्य स्रोत से निवेश की जरूरत नहीं थी।
और इस वजह से प्रोडक्शन आसानी से शुरू हो गया। जिन गायकों ने उसके द्वारा पेश किए गए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया था, उनकी कुल संख्या 23 थी। उनमें से सभी, हालांकि उनमें अविश्वसनीय कौशल था, उन्हें पहले कंपनी का समर्थन नहीं मिला था। यही मुख्य कारण था कि वे हमेशा निचले स्तर के गायक रहे थे। एंटरटेनमेंट कंपनी कोई साधारण चीज नहीं थी, और इस वजह से चूंकि उन्हें कंपनी के उच्च स्तर के लोगों का समर्थन नहीं मिला था, तो उनके लिए शीर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब से एलेक्स ने कंपनी के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था, चीजें पूरी तरह से बदल गई थीं। उन्होंने उन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो पहले कनेक्शन और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके शीर्ष पर पहुंचे थे, और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो वास्तव में प्रतिभाशाली थे। अगर कोई स्टार गलत व्यवहार करता था, तो एलेक्स उनके साथ नरमी नहीं बरतते थे, बल्कि वे उन्हें सजा देते थे। उनके समर्थन से कई कलाकार जो निचले स्तर पर होते, ऊपर उठने लगे, और इन 23 ने जोखिम उठाने का फैसला किया। हालांकि यह सच था कि वे कंपनी के वर्तमान समर्थन के साथ शीर्ष पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने जोखिम लेने का फैसला किया। वे सभी ऐसे लोग थे जो शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे। वे बहुमत में नहीं रहना चाहते थे, बल्कि सिर्फ कुछ खास लोगों में से एक बनना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया, और यही मुख्य कारण था कि उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया, हालांकि उन्हें लगा कि यह उनके लिए प्रतिकूल था। लेकिन यह विचार तुरंत खत्म हो गया जब उन्हें वह मिला जो वादा किया गया था। विवान द्वारा लिखे गए गीत इतने अद्भुत थे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे ही उन्हें गाने वाले थे। लेकिन जब उन्हें यह आश्वासन मिला कि जो गीत लिखे गए थे वे उनके थे, तो उन्होंने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। चूंकि उन्होंने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के फायदे देख लिए थे, उन्होंने ये तय किया कि वे और भी मेहनत करेंगे ताकि वे कंपनी को निराश न करें। उनकी कंपनी के प्रति वफादारी बहुत बढ़ गई थी। अगर उन्हें कोई ऐसा मिलता जो कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के बारे में बुरा बोल रहा होता, तो वे उससे पूरी ताकत से लड़ते थे। इस वजह से पिछले हफ्ते के दौरान कई क्लासिक गाने एक के बाद एक रिलीज हुए। इसने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। जितने गाने रिलीज हुए थे, उन्होंने रोज एंटरटेनमेंट कंपनी की लोकप्रियता को बहुत बढ़ा दिया था। इस तथ्य के साथ कि यह वर्तमान में देश की सबसे शीर्ष एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक थी, इसकी प्रतिष्ठा और समर्थकों की संख्या भी बढ़ गई थी। भले ही ये सच था कि बहुत से लोग इन नए कलाकारों को नहीं जानते थे जो क्लासिक गाने रिलीज कर रहे थे, उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि वे जो गाने सुन रहे थे वे अच्छे थे। इस वजह से ये कलाकार जो हमेशा निचले स्तर पर रहे थे, अचानक बहुत सारे फैंस बन गए। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हर दिन हजारों फॉलोअर्स बढ़ने लगे। चूंकि 23 द्वारा रिलीज किए जा रहे सभी गाने रोज एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा प्रमोट किए जा रहे थे, वे बड़ी संख्या में दर्शकों तक पहुंच गए। लोकप्रियता में अचानक हुई वृद्धि के साथ उन शीर्ष सितारों ने जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, अचानक पछतावा महसूस करने लगे। पहले जब उन्होंने अनुबंध देखा था, तो उन्होंने सोचा था कि चूंकि वे पहले से ही शीर्ष पर थे, तो खुद को कंपनी से बांधने का क्या कारण था। इस वजह से उन्होंने अनुबंध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और कुछ ने तो ये भी सोचा कि यह रोज एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा रची गई एक चाल है। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वे जानते थे कि नए सीईओ एलेक्स बहुत सख्त व्यक्ति थे और कंपनी के नियमों और नीतियों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उनमें से कुछ ऐसे होते जो कंपनी की बुरी छवि पेश करने की कोशिश करते। लेकिन इस तथ्य के साथ कि उनमें से किसी को मजबूर नहीं किया गया था, और यह सिर्फ एक विकल्प का मामला था, इन लोगों ने कुछ भी जोखिम उठाने का फैसला नहीं किया। इसलिए उन्होंने बैठकर तमाशा देखने का फैसला किया जब अन्य मूर्खों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। लेकिन अब जब उन्होंने परिणाम देखे, तो उनके दिल डगमगाने लगे। उनमें से हर एक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि यह उन्हें कंपनी से कंपनी में जाने की आज़ादी से वंचित कर देगा और उन्हें रोज एंटरटेनमेंट कंपनी से बांध देगा, कुछ ने सोचा कि यह बुरा सौदा नहीं था। उन जैसे कलाकारों के लिए लोकप्रियता हमेशा महत्वपूर्ण थी। शीर्ष गानों के साथ उन्हें पता था कि अगर उन्हें वे मिल जाते, तो उनकी लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय संगीत उद्योग में एक उच्च स्तर तक पहुंच जाती। इस पल में वे अचानक कंपनी के शीर्ष कलाकारों के रूप में अपनी स्थिति के बारे में असुरक्षित महसूस करने लगे। आखिरकार, हालांकि ये सच था कि उन्हें कंपनी से मिलने वाला समर्थन बढ़ गया था, लेकिन उन 23 को मिलने वाला समर्थन उनसे कहीं अधिक था। और सिर्फ कुछ दिनों में, हालांकि ये सच था कि वे अभी भी शीर्ष कलाकार थे, उनके बीच का अंतर कम हो गया था। अब यह सिर्फ समय की बात थी कि यह अंतर पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस विचार के साथ उन्होंने एलेक्स से मिलने का फैसला किया ताकि ये देख सकें कि क्या वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
चूंकि उन्हें पता था कि अनुबंध सिर्फ रोज एंटरटेनमेंट कंपनी द्वारा रची गई योजना नहीं थी, वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। लेकिन एलेक्स ने उन्हें अनुबंध देने से इनकार कर दिया। अनुबंध कुछ ऐसा था जो विवान द्वारा पेश किया गया था। उन्होंने ये तय किया था कि सिर्फ वे लोग ही मौका पाएंगे जिन्होंने सहमति दी थी। जहां तक उन लोगों की बात थी जो बीच में रहने वाले थे, वे सिर्फ ऐसे लोगों का समूह थे जिन्हें विवान पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को, जिसने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, अब ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। आखिरकार ये सिर्फ उनके लाभ से आकर्षित होने की बात नहीं थी, बल्कि यह भी था कि उन्हें कितना काम करना पड़ेगा। अगर उसे कंपनी में मौजूद हर कलाकार के लिए गीत लिखने थे, तो उसे आराम करने का समय कब मिलेगा। इस वजह से विवान ने मना कर दिया। जब उन्हें नकारात्मक जवाब मिला तो ये सितारे यकीन नहीं कर पाए। उनमें से कुछ ने तो धमकी भी दी कि अगर रोज एंटरटेनमेंट कंपनी उन्हें अनुबंध नहीं देगी तो वे दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। इसके जवाब में विवान ने बस ये कहा कि अगर वे चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें रोकने के लिए बेताब थे। जब तक वे अनुबंध तोड़ने के परिणामों से निपटने में सक्षम थे तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उनके लिए जो वास्तव में मायने रखता था, वे ये 23 लोग थे जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया था। अगर ये शीर्ष कलाकार कंपनी छोड़ने का फैसला करते तो जल्द ही उनकी जगह लेने के लिए एक और समूह मिल जाता। ये हमेशा सिर्फ समय की बात थी। कई विज्ञापन, एंडोर्समेंट और अन्य चीजें एक के बाद एक सामने आने लगीं। ये 23 नए उभरते सितारे बन गए। जितने गाने उन्होंने रिलीज किए थे, उनकी बिक्री रोज एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रभाव से बढ़ गई थी। इस वजह से कंपनी की आय में भारी वृद्धि हुई। इससे कई अन्य कंपनियों की ईर्ष्या बढ़ गई। और बेशक उन्होंने इन नए उभरते सितारों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। लेकिन बेशक चाहे उन्होंने कितने भी प्रस्ताव दिए हों, इन 23 में से कोई भी नहीं हिला। इसके अलावा जो प्रस्ताव उन्हें दिए जा रहे थे, वे रोज एंटरटेनमेंट कंपनी से मिलने वाले प्रस्तावों की तुलना में बहुत कम थे। तो वे दूसरी कंपनी में क्यों जाते, भले ही प्रस्ताव बेहतर हो। क्या वे कंपनियां उन्हें क्लासिक गाने देंगी? क्या वे उन्हें पूरा समर्थन देंगी? पहले से ही एक ऐसी कंपनी में जीवन का अनुभव कर चुके थे जो लोगों के मनोरंजन से चलती थी। वे निश्चित रूप से उस मौके को खोना नहीं चाहते थे जो उन्हें मिला था। बेशक चूंकि इन सभी सितारों ने इससे सहमति नहीं दी, इन कंपनियों ने अन्य तरीकों का सहारा लेने का फैसला किया ताकि वे उन साधनों को हासिल कर सकें जो रोज एंटरटेनमेंट कंपनी ने बड़ी सफलता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए थे। ये लोग यह जानने में सफल हो गए थे कि क्लासिक गानों के लगातार रिलीज होने का कारण यह था कि ये 23 कलाकार कंपनी से समर्थन प्राप्त कर रहे थे। बेशक ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें पहले से उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भले ही ये कलाकार गाने गा रहे थे, वे गानों के लेखक नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह एहसास किया कि द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी में एक शीर्ष गीतकार मौजूद है। इस विचार के साथ वे जल्दी से शीर्ष गीतकार से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे असली लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। आखिरकार गाने के उत्पादन के दौरान ये लिखा गया था कि गाने का संगीतकार वास्तव में द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी थी। इसलिए वे असली लेखक को नहीं जान सके। हालांकि उन्होंने कई बार पूछा कि असली लेखक कौन है, कंपनी में मौजूद किसी भी कलाकार को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ इतना ही जानते थे कि विवान हमेशा 23 चयनित कलाकारों को पहले से लिखे हुए गाने देता था। और असली लेखक कौन था, इसके बारे में उन्हें कोई सुराग नहीं था। कंपनी के मालिक से इसे जोड़ने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं। बेशक विवान कई कलाकारों से गाने लिखवाने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए वह हमेशा लिखे हुए गानों को सानिया को ट्रांसफर कर देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक किसी ने हमला कर दिया। वे कंपनियां जो पहले से ही गीतकार से मिलने का तरीका खोजने की कोशिश कर रही थीं, अब हार मानने का फैसला कर चुकी थीं। वे किसी को काम पर आमंत्रित करने के बारे में कैसे बात कर सकते थे जब उनकी कंपनी पर पहले ही हमला हो चुका था। जो नुकसान उन्हें उठाना था वह अनगिनत था। हालांकि ये केवल 1 घंटे में हुआ था। उस समय के दौरान उनकी सेवा हैक हो गई थी, कई कार्यक्रम बाधित हो गए थे और उनकी रखी गई कुछ गोपनीय जानकारी सार्वजनिक हो गई थी। इसलिए उस 1 घंटे के दौरान कई गंदे रहस्य जो वे छुपा रहे थे, जनता के सामने आ गए थे। इन गंदे रहस्यों के सार्वजनिक होने से इन कंपनियों की प्रतिष्ठा गिर गई। इससे उन्हें सफाई करने में बहुत कठिनाई हुई। सौभाग्य से द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी विवान की सुरक्षा में थी, इसलिए हैकर्स कंपनी के शव में घुसने में सफल नहीं हो सके। यहां तक कि अगर वे ऐसा करने में सफल हो जाते तो भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। विवान के अधिग्रहण के समय से उसने कंपनी को सभी गंदगी से साफ कर दिया था। उन सभी लंपट पुरुषों और महिलाओं को जो प्रबंधन का हिस्सा थे, तुरंत निकाल दिया गया था। इसके लिए विवान निर्णायक था।
उसे परवाह नहीं थी कि जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों में शामिल था वह मेहनती कर्मचारी था या नहीं। जब तक उन्होंने कंपनी के कार्य कोड और नीति के खिलाफ कुछ किया तब तक वे कंपनी में रहने के योग्य नहीं थे। विवान ने बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस ली। एंटरटेनमेंट कंपनी अच्छी चल रही थी और ग्रोसरी विभाग भी ठीक चल रहा था। शीतल की क्षमताओं ने उसे प्रभावित किया था। उसके निर्णय लेने की क्षमता दुनिया की शीर्ष कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों से कम नहीं थी। इस कारण विवान के असीम समर्थन के साथ उसने ग्रोसरी विभाग का विस्तार लगभग पूरे देश में कर दिया था। इस समय हर शहर में जहां ग्रोसरी विभाग ने कदम रखा था वे एकाधिकार बन गए थे। कोई अन्य ग्रोसरी उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। जैसे गिलेज होटल ने काम किया था, ग्रोसरी विभाग ने भी बाजार मूल्य पर उत्पाद बेचना शुरू कर दिया था। इस कारण सभी अन्य ग्रोसरी जो लाभ के लिए उत्पाद बेच रही थीं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उनके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखते हुए कि वे लाभ के लिए व्यापार कर रहे थे, उनके लिए अपने उत्पादों की बिक्री की कीमतों को कम करना संभव नहीं था। आज विवान काफी अकेला था। सान्या भी हाल ही में व्यस्त थी और उन्होंने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। और आज वह विला में मौजूद नहीं थी। उनके बीच का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी विवान इससे संतुष्ट नहीं था। आखिरकार उनके पास काम का बोझ था, जिसके कारण उनके पास एक साथ समय बिताने का ज्यादा मौका नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे काम के बोझ को कम करने के तरीके खोजने होंगे, विवान ने अपने आप से साइड करते हुए सोचा और सोने चला गया। एलिप्सिस। अगले दिन विवान को सुबह जल्दी सान्या ने जगाया। वह नियमित प्रशिक्षण के लिए आई थी। हालांकि उसने सुधार किया था, वह अभी भी बुनियादी स्तर पर थी, लेकिन वह जल्द ही इस स्तर को पार कर जाएगी। सुबह प्रिय, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जब उसने सान्या को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। सुबह। सान्या ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद उसने उसके गाल पर एक किस किया। पहले उठो, प्रशिक्षण शुरू होने का समय हो गया है। विवान बिस्तर से बाहर निकला और थोड़ा खिंचाव किया। मैं पिछले दिन काफी थका हुआ था, विवान ने कहा जब उसने सान्या की पतली कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा। सान्या शर्मा गई लेकिन फिर भी उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। क्या तुम कल रात हुए हमले से निपटने में व्यस्त थे? सान्या ने पूछा जब वे दोनों कमरे से बाहर निकले। ओह, क्या तुम इसके बारे में पहले से जानती थी? विवान ने बिना सोचे समझे पूछा जब उसने उसके शरीर की गर्मी को अपने करीब महसूस किया। यह खबरों में है। मीडिया ने पहले ही यह जारी कर दिया है कि कई कंपनियों पर हमले हुए हैं, कुछ के रहस्य लीक हुए हैं और यहां तक कि कुछ सर्वर हैक हो गए हैं, जिससे उनके कार्यक्रम बाधित हो गए हैं। सान्या ने जवाब दिया जब वह विवान के करीब और सिमट गई। ओह, विवान ने बस इतना ही जवाब दिया। आखिरकार उसने अभी महसूस किया कि उसका सवाल कितना बेवकूफ़ी भरा था। आखिरकार जिगो के हैकर्स द्वारा किए गए बड़े हंगामे को छुपाना संभव नहीं था। जब वे नीचे गए, विवान ने खाने की एक स्वादिष्ट खुशबू महसूस की। ये स्पष्ट था कि सान्या ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर लिया था। भोजन की मेज पर ओलिविया पहले से ही वहां बैठी थी, दोनों का इंतजार कर रही थी। सान्या की तरह वह भी प्रशिक्षण के लिए आई थी और बेशक समंथा भी मौजूद थी क्योंकि वह सान्या की बॉडीगार्ड थी। ग्रुप ने नाश्ता करते हुए बातचीत शुरू की। इसके बाद वे विला के पीछे मौजूद एक खुले स्थान में गए। यही वह जगह थी जिसका वे प्रशिक्षण के लिए उपयोग कर रहे थे। बेशक समंथा भी उनके साथ थी। जब उसने पहली बार देखा कि विवान सान्या को लड़ाई के बारे में प्रशिक्षण दे रहा है तो उसने सोचा कि ये कुछ नहीं है। आखिरकार मजबूत होने का निर्धारण करने वाली बात केवल यह थी कि किसके पास अधिक ताकत है। अगर कोई व्यक्ति आपसे उच्च स्तर पर था तो आप उसे हराने का एकमात्र तरीका यह था कि आपके पास उनसे बेहतर उपकरण हों, और ये केवल एक मौका था और ये कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन जब उसने देखा कि विवान सान्या और ओलिविया को जो प्रशिक्षण दे रहा था तो वह आकर्षित हो गई। हालांकि प्रशिक्षण सरल लग रहा था, समंथा को एहसास हुआ कि यह उससे कहीं अधिक जटिल था और इस कारण वह हमेशा कभी कभी प्रशिक्षण में शामिल हो जाती थी। जब भी उसे ऐसा कुछ मिलता जो उसे अपने लड़ाई कौशल को बढ़ाने में मदद कर सकता था तो वह प्रशिक्षण करने में संकोच नहीं करती थी। विवान ने उसे दूर नहीं किया, इसलिए अगर उसे सहायता की आवश्यकता होती तो वह हमेशा प्रदान करता। उसके लिए जितना मजबूत समंथा होगी उतना ही वह उस समय में उपयोगी होगी जब वह मजबूत हो जाएगा। एलिप्सिस. जब विवान 3 लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहा था तब अजीमा की सेना में काफी अराजकता थी। विशेष रूप से वे सैनिक जो जिगो सैनिकों पर हमला कर रहे थे, जो पहले उनके देश पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। उनके भीतर का गुस्सा अधिकतम स्तर तक बढ़ गया था जब उन्होंने सुना कि जब वे यहाँ इस समूह से निपट रहे थे तब एक और समूह अभी भी उनके देश पर हमला कर रहा था। जनरलों और कमांडरों को ऐसा लग रहा था जैसे वे गुस्से से फटने वाले हैं।
अगर उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया होता तो वे निश्चित रूप से अपनी टुकड़ियों को ज़िगो में ले जाकर उनकी सेना का नाश कर देते। कर्नल एडिसन भी मौजूद था। वह उन सैनिकों का नेता था जो केंद्रीय प्रांत में तैनात थे। इसलिए वह उस समूह के सैनिकों को वापस लाने के लिए आया था जो सीमा पर तैनात थे। हालांकि यह सच था कि अजीमा की एक विशाल सैन्य शक्ति थी, लेकिन वे एक ही देश पर हमला करने के लिए अपनी सभी सैनिकों का उपयोग नहीं कर सकते थे। अन्य सैनिकों को उन सीमाओं पर अपनी स्थिति बनाए रखनी थी जो वे कुछ देशों के साथ साझा करते थे। अन्यथा अगर वे सीमाओं को बिना सुरक्षा के छोड़ देते तो कौन ये सुनिश्चित कर सकता था कि अन्य राष्ट्र इस मौके का उपयोग करके देश में घुसपैठ नहीं करेंगे। एक सैन्य तंबू के अंदर एक समूह के सैनिक इकट्ठा हुए थे। उनमें से प्रत्येक कम से कम मेजर था। वे वर्तमान में गुस्से में थे। हालांकि यह सच था कि साइबर हमले का जो हमला उनके देश पर हुआ था वह पहले सरल लग सकता था, लेकिन इससे होने वाले नुकसान की मात्रा अनगिनत थी। ये बहुत हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि केविन और अधिक से अधिक बेताब होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति को हमें उस बेवकूफ देश पर हमला करने की अनुमति देनी चाहिए। एक मेजर ने गुस्से में कहा, तुम्हें राष्ट्रपति के लिए कुछ सम्मान रखना चाहिए। भले ही वह हमारा दुश्मन हो, वह हमारे राष्ट्रपति के समान ही स्थिति में है। उसके द्वारा धारण की गई स्थिति का अपमान करना हमारे अपने राष्ट्रपति का अपमान करने के समान है। एक अन्य मेजर ने कहा, उस व्यक्ति को वह स्थिति नहीं मिलनी चाहिए जो वह धारण कर रहा है। उसे उन लोगों की जान की परवाह नहीं है जिनका वह नेतृत्व करता है। अगर हम ज़िगो पर हमला करने का निर्णय लेते हैं तो उसके अनुयायी सबसे अधिक पीड़ित होंगे। पहले बोले मेजर ने जवाब दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अधिक हो रहा है। उस समूह पर जो उन्होंने हमला किया था, हमने कई सैनिकों को खो दिया। और अब उन्होंने फिर से हमारे देश पर साइबर हमला किया है। और इस कारण हम पहले से ही कुछ ऐसे नुकसान उठाने वाले हैं जो आसानी से नहीं भरे जा सकते। तंबू में चुप्पी छा गई क्योंकि सभी मेजर विचार करने लगे। हालांकि यह सच था कि उनमें से प्रत्येक ज़िगो में घुसने के लिए चार्ज करना चाहता था। वे जानते थे कि वे सैन्य आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर उस रहस्यमय व्यक्ति की मदद नहीं होती तो हम जो नुकसान उठाते वह वर्तमान से कहीं अधिक होता। इसलिए हमें वास्तव में उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के तरीके खोजने चाहिए, मेजर अलोंसो ने कहा। अन्य सभी मेजर ने सिर हिलाया। हालांकि यह सच था कि अजीमा में कई प्रतिभाएं थीं, अचानक हमले ने उन्हें एक साथ लाने का कोई मौका नहीं दिया। इसलिए वे केवल उन लोगों पर निर्भर कर सकते थे जो पहले से ही साइबर सुरक्षा में शामिल हो चुके थे। जैसे हमेशा होता है, कुछ लोग वहां कनेक्शन के माध्यम से पहुंचे थे और उनकी क्षमताओं के अनुसार नहीं। और कई प्रतिभाशाली हैकर थे जो नियमों से बंधना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कभी भी साइबर सुरक्षा में शामिल नहीं होना चाहा। ठीक है, चलो इस पर अभी के लिए ध्यान न दें। हमें इस समूह से निपटना है। अलोंसो, मैंने सुना है कि जिन कंपनियों के तुम प्रभारी हो उनमें कुछ विशेष सैनिक हैं। क्या ये सच है? एक अन्य मेजर ने कुछ समय की चुप्पी के बाद पूछा। सभी की नजरें अलोंसो पर थीं, और जब उसने देखा तो वह अपनी होंठों को चिढ़ाने से नहीं रोक सका। साथ ही उसने अपने आप को सोचा, जैसा कि मैंने अपेक्षा की थी। ऐसा कुछ रहस्य रखना बहुत कठिन है। अच्छी बात यह है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मेरी कंपनियों में ऐसे विशेष सैनिक हैं जो तुम लोगों के नेतृत्व वाले सैनिकों से बहुत अलग हैं? मेजर अलोंसो ने पलटकर सवाल किया। हालांकि यह सच था कि उसने पहले ही एक बड़ी मात्रा में शरीर को मजबूत करने वाला समाधान प्राप्त कर लिया था, वह इसके बारे में कुछ भी प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था। उसने एक विशेष समूह बनाया था जिसने शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को प्राप्त किया था, जिससे उनकी लड़ाई की क्षमताएं बढ़ गई थीं। यहां तक कि उसने खुद भी उनमें से एक लिया था। जब तक उन सैनिकों को जो शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को प्राप्त कर चुके थे कोई आवश्यकता नहीं थी, तब तक वह उन्हें कोई कदम उठाने की अनुमति नहीं देने वाला था। वे उस टूर्नामेंट के लिए उसके रहस्य होने वाले थे जो विभिन्न गारिसनों के बीच होने वाला था। एलिप्सस, ज़िगो में साइबर हमले के लॉन्च होने के बाद से 2 दिन हो चुके थे। राष्ट्रपति के कार्यालय के अंदर केविन और एंड्रू हमले की प्रगति की निगरानी कर रहे थे। उनके सामने स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि अजीमा को बहुत नुकसान हुआ है। कई कंपनियां पहले ही ढहने लगी थीं, और ये बहुत लंबा नहीं होगा जब तक वे व्यवसाय से बाहर नहीं हो जाएंगी। वे प्राप्त परिणामों से स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे, विशेष रूप से केविन के लिए। चूंकि वह अजीमा को नष्ट करना चाहता था, अजीमा जितना अधिक पीड़ित होता वह उतना ही खुश होता। लेकिन केविन ने माथा सिकोड़ लिया। उसने उस टेलीविजन पर देखा जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रस्तुत करने वाला था। उसके दृष्टिकोण से अजीमा में हुई इतनी बड़ी घटना को पहले से ही समाचार में होना चाहिए था। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा वह केवल यह था कि कुछ कंपनियों को साइबर हमले के कारण कुछ नुकसान हुआ है और कोई अन्य समाचार नहीं था। पहले
केविन ने सोचा कि ये सब अजीमा का एक तरीका है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक शांत रहें। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और अजीमा में उसके लगाए गए जासूस उसे रिपोर्ट देते रहे कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है, वह संदेह करने लगा। एंड्रू, यहाँ कुछ गलत है। अगर यह सच है कि वर्चुअल नाइटमेयर ने अजीमा को इतना नुकसान पहुंचाया है, तो वे इतने शांत क्यों हैं? केविन ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ पूछा। एंड्रू तुरंत पसीने में भीग गया। उसने खुद भी महसूस किया था कि यहाँ कुछ समस्या होनी चाहिए, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि समस्या क्या थी। और चूंकि केविन खुश था, उसने ये जानकारी प्रकट करने का निर्णय नहीं लिया। अन्यथा अगर केविन गुस्से में आ गया तो वह भी मारा जा सकता था। मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, मुझे वर्चुअल नाइटमेयर से संपर्क करना चाहिए, एंड्रू ने जवाब दिया और संचार उपकरण निकाल लिया। ये वही था जो वर्चुअल नाइटमेयर के ठिकाने में मौजूद इंटरकॉम से जुड़ा हुआ था। वर्चुअल नाइटमेयर, क्या हो रहा है? अगर यह सच है कि तुमने अजीमा पर इतना नुकसान पहुंचाया है, तो वे सामान्य क्यों हैं? एंड्रू ने पूछा। हे, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पहले से ही पता है कि तुम मेरे बेटे को वापस देने का कोई इरादा नहीं रखते। और चूंकि ऐसा है, तो तुम क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा? वर्चुअल नाइटमेयर ने तिरस्कार के साथ जवाब दिया। एंड्रू को समझ में नहीं आया कि चीजें योजना के अनुसार क्यों नहीं चल रही थीं। आखिरकार वे वर्चुअल नाइटमेयर के बच्चे के कब्जे में थे, इसलिए क्या वर्चुअल नाइटमेयर को उनके लिए काम नहीं करना चाहिए था? और भले ही वर्चुअल नाइटमेयर ने पहले ही देख लिया था कि वे उसे अपना बच्चा नहीं देंगे, फिर भी वे थे जो एक लाभ में थे। अगर वह उनकी बात नहीं मानता तो वे उसके बेटे को मार भी सकते थे। लेकिन अब वर्चुअल नाइटमेयर का जो रवैया था, वह उनके अपेक्षाओं से पूरी तरह अलग था। क्या तुम इसे फिर से कह सकते हो? अभी भी अविश्वास में एंड्रू ने पूछा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला। तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करूंगा जब तुम अपने हिस्से का सौदा पूरा नहीं करोगे। ऐसा नहीं होगा, वर्चुअल नाइटमेयर ने जवाब दिया। क्या? एंड्रू का मन खाली हो गया। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। अपने होंठों को चिढ़ाते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। और यह मत सोचो कि तुम जिगो से जिंदा बाहर निकल सकोगे। एंड्रू पहले से ही पसीने में भीग गया था। वह केवल यही उम्मीद कर रहा था कि वर्चुअल नाइटमेयर बस उस पर मजाक कर रहा था, अन्यथा तो वह अपनी जान नहीं बचा सकेगा। हे, जैसे मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। आगे बढ़ो और ऐसा करो। मैं तुम्हें कोशिश करते हुए देखना चाहता हूं, वर्चुअल नाइटमेयर ने जवाब दिया। एंड्रू ने तुरंत अपने गुस्से में महसूस किया। उसने ये सब कुछ अपने जीवन को बचाने के लिए किया था, लेकिन अब वास्तव में कोई था जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि वह मरे। ये क्या बकवास है? एंड्रू कुछ भी कहने से पहले ही उसने अचानक केविन की गुस्से भरी चीख सुनी। वह डर के मारे कांपने लगा और उसने देखा कि केविन को किस चीज ने इतना गुस्सा दिलाया। जब उसने अचानक देखा कि जिस स्क्रीन पर वे अजीमा को हुए नुकसान को देख रहे थे, स्थिति उलट गई थी। उन हमलों को जो उन्होंने अजीमा पर लॉन्च होते देखा था, वास्तव में उन पर लॉन्च किया गया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि हमले जिगो के सभी अधिकारियों को लक्षित किए गए थे। एंड्रू इतना डरा हुआ था कि वह लगभग अपने आप को गीला कर गया। उस क्षण में उसे पता था कि वह समाप्त हो चुका है। अगर ऐसा है तो मैं उसके बेटे को मारने चला जाऊंगा। मुझे उसे अपने किए पर पछताने पर मजबूर करना होगा, एंड्रू ने अपने मन में सोचा। उस क्षण में उसने जल्दी से अपना फोन निकाला ताकि एक कॉल कर सके, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, उसे एक कॉल मिली। और वह कॉल उस अधीनस्थ से आ रही थी जो वर्चुअल नाइटमेयर के बेटे की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार था। क्या है? एंड्रू ने चिढ़ी हुई आवाज में पूछा। साथ ही उसने पहले से ही कॉल के बारे में एक बुरा एहसास करना शुरू कर दिया था। सर, एक आदमी की आवाज दूसरी तरफ से आई। क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? एंड्रू ने अधीरता से पूछा। सर, बच्चा गायब हो गया है, आदमी ने जवाब दिया। एंड्रू के हाथ में फोन गिर गया। उसी समय जब वह अपनी चेतना खोने लगा, उसके मन में केवल एक ही विचार था, मैं मर गया। पिछले 2 दिनों में विवान न केवल एंटरटेनमेंट कंपनी और उसके अधीन अन्य कंपनियों के मामलों पर ध्यान दे रहा था, बल्कि उसने वर्चुअल नाइटमेयर के मामले को भी गंभीरता से लिया था। वर्चुअल नाइटमेयर को भर्ती करने की मुख्य वजह उसके पास मौजूद कौशल थे। अब तक अपने और डेनाली के अलावा उसे कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हैकिंग के मामले में वर्चुअल नाइटमेयर का मुकाबला कर सके। विभिन्न उद्योगों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसे दूसरों पर भी निर्भर रहना था, क्योंकि वह सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता था। और ये बेहतर होगा अगर वह ऐसे लोगों पर भरोसा कर सके जो काफी कुशल हों।
वर्चुअल नाइटमेयर जैसे हैकर के लिए विवान जानता था कि उसे ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करना है कि वह उसके प्रति वफादार रहे। पिछले 2 दिनों में उसने वर्चुअल नाइटमेयर के साथ संवाद किया। नंबर 7 पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां एंड्रू वर्चुअल नाइटमेयर के बेटे को रखे हुए था। उसकी क्षमताओं और जिस आर्मर को उसने पहना था उसके साथ उसे सुरक्षा में तैनात समूह से निपटने में कोई समस्या नहीं हुई। चूंकि विवान ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया था, नंबर 7 ने उन्हें बेहोश कर दिया इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है। इसके बाद उसने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए एक निजी एयर स्ट्रिप से पिता और पुत्र को ज़िगो से निकालने में मदद की। जब वर्चुअल नाइटमेयर ने देखा कि उसका बेटा वास्तव में बचा लिया गया है तो उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। वह पिछले 2 दिनों से तनाव में था और इस कारण उसने प्रतिकूल कदम उठाने का निर्णय लिया था। अपने बेटे के बचाए जाने से पहले उसने अपने कंप्यूटर कौशल का उपयोग करते हुए ज़िगो की प्रणाली में हैक किया था। इसके साथ वह एंड्रू और केविन को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा कि वह अजीमा को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। और जब एंड्रू ने उसे कॉल करने का निर्णय लिया, वर्चुअल नाइटमेयर पहले ही अजीमा में पहुंच चुका था। चूंकि वह सुनिश्चित था कि वह ज़िगो से पूरी तरह सुरक्षित है, वर्चुअल नाइटमेयर अब एंड्रू के प्रति विनम्र नहीं था। वह वर्तमान में एंड्रू से नाराज था क्योंकि वह उसके बेटे के अपहरण का मुख्य कारण था और वह वही था जिसने उसे अपने नैतिकता के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया था। जब उसने एंड्रू और केविन को ये देखने से रोका कि वास्तव में क्या हो रहा है, उसने ज़िगो पर हमले के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए थे। उसने पहले ही प्रतिकारी उपायों की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उसे मिले समय के साथ वह उन्हें इस तरह से मजबूत करने में सक्षम था कि वे एक साथ कई लोगों को प्रभावित कर सकें। जहां तक इंटरकॉम का सवाल था, उसके पास जो कंप्यूटर कौशल था उसके साथ यह सुनिश्चित करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी कि एंड्रू उसके साथ संवाद कर सके, भले ही उनके बीच की दूरी कितनी भी बड़ी हो। जब दोनों के बीच संचार काटा गया, उसने तुरंत कार्यक्रमों को लॉन्च कर दिया। वे हमेशा उसके आदेश की प्रतीक्षा में तैयार थे। जैसे ही आदेश जारी किया गया, ये कार्यक्रम हमला करने लगे। चूंकि केविन को ज़िगो में मौजूद सरकारी अधिकारियों से बहुत समर्थन मिला था, वह लगभग एक तानाशाह बन गया था। और चूंकि ये अधिकारी राष्ट्रपति के समर्थन में थे, उन्होंने अपने लेन देन में कोई नैतिकता नहीं दिखाई और इस कारण वर्चुअल नाइटमेयर ने उनके द्वारा छुपाए गए सभी रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। हालांकि यह सच था कि केविन के पास देश में बहुत शक्ति थी, लेकिन वह जो आने वाला था उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। कई अधिकारियों के रहस्यों का खुलासा होने के साथ उनके लिए इससे बचना संभव नहीं था। जो नागरिक हमेशा दबी हुई स्थिति में थे, वे निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाने वाले थे। वे इन लोगों को उच्च पदों पर बने रहने नहीं देंगे। पहले विपक्षी नेताओं ने हमेशा केविन को उसके पद से हटाने का इरादा किया था, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वर्चुअल नाइटमेयर के साथ इंटरनेट पर पाए जाने वाले सभी रहस्यों को तुरंत उजागर कर दिया गया। यह मायने नहीं रखता था कि केविन ने उन्हें छुपाने के लिए कितनी मेहनत की, वर्चुअल नाइटमेयर के लिए उन्हें उजागर करना आसान था। इसी समय केविन और एंड्रू ने अंततः वर्चुअल नाइटमेयर के आतंक को महसूस किया। अगर वह वास्तव में एक देश को नष्ट करना चाहता था तो वे भाग्यशाली होंगे अगर वे जीवित रह सकें। बैंक खातों में भरे हुए पैसे अचानक खाली हो गए। भिखारी और वे लोग जो संघर्ष कर रहे थे और जिनके पास एक खाता था, अचानक यह महसूस करने लगे कि उनके खातों में बहुत सारा पैसा है। हालांकि उन्हें पैसे के स्रोत के बारे में नहीं पता था। जब उन्होंने देखा कि वे अकेले नहीं थे जिन्होंने पैसे प्राप्त किए हैं, तो वे तुरंत खर्च करने लगे। इस तरह भले ही सरकार सभी तरीकों से लेन देन को उलटने की कोशिश करे, उनके लिए उन सभी पैसे को वापस पाना संभव नहीं था जो ले लिए गए थे। और निश्चित रूप से वर्चुअल नाइटमेयर उनके लिए चीजें आसान नहीं करने वाला था। चूंकि उन्होंने पहले ही उसे उकसाया था, वह ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार था कि वे पूरी तरह से गिर जाएं इससे पहले कि वह संतुष्ट हो। उनके लिए वर्चुअल नाइटमेयर बिल्कुल भी दयालु नहीं होने वाला था। चूंकि वे उसके बेटे को मारने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने जो अपराध किए थे वे स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय से अधिक थे। जैसे ही ज़िगो अराजकता में गिरा, यह अजीमा की तेज नजरों और कानों से नहीं बचा। हालांकि वे इस बात से हैरान थे कि ज़िगो में गृहयुद्ध की स्थिति इतनी गहरी हो गई थी, ये लोग इससे खुश थे। उन्होंने इस मौके को बर्बाद नहीं किया और अन्य तरीकों से ज़िगो पर हमला करना जारी रखा। चूंकि वे पहले ही ज़िगो द्वारा किए गए छिपे हुए हमलों के कारण बहुत नुकसान उठा चुके थे, उनके लिए प्रतिशोध का मौका खोना संभव नहीं था। एलिप्सिस जब ये सब पृष्ठभूमि में चल रहा था, विवान ने पहले ही वर्चुअल नाइटमेयर को अपने विला में ले लिया था। वर्चुअल नाइटमेयर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यक्ति वास्तव में इतना अमीर होगा। शांति आवासीय क्षेत्र में रहने की उसकी क्षमता से ये स्पष्ट था कि उसकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी। यहाँ तक कि विवान ने भी वर्चुअल नाइटमेयर की उपस्थिति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने
कभी नहीं सोचा था कि वर्चुअल नाइटमेयर इतना युवा होगा। उसने 40 के दशक में किसी व्यक्ति को देखने की उम्मीद की थी। फिर भी उम्र उसके लिए मायने नहीं रखती थी। जब तक व्यक्ति में क्षमताएं थीं, वह उसे एक मौका देगा। आपका क्या ख्याल है? मैंने आपके बेटे को बचाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो आप मेरे लिए काम करने के बारे में क्या सोचते हैं? विवान ने सोफे पर लेटते हुए पूछा। वर्चुअल नाइटमेयर चुप रहा और वर्तमान स्थिति पर विचार करने लगा। उसे खुद पता था कि हालांकि उसके पास अद्भुत हैकिंग क्षमताएं थीं, विवान जैसे किसी व्यक्ति के सामने जो आसानी से जान सकता था कि सरकार का कोई व्यक्ति अपने बेटे को कहां छिपा रहा है, वह कुछ भी नहीं था। ये केवल उसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख करना था। ये विवान के व्यक्तिगत कौशल के बारे में बात नहीं कर रहा था। हालांकि यह सच था कि उसने ये पुष्टि नहीं की थी कि विवान ही वह था जिसने उसे हराया था। वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। उसके लिए जब तक उसका बेटा ठीक था तब तक, भले ही ये सच था कि विवान केवल किसी और के रूप में दिख रहा था, उसने फिर भी उसके बेटे को बचाने में सफलता प्राप्त की थी। आपको मुझसे किस प्रकार का काम चाहिए? वर्चुअल नाइटमेयर ने पूछा। उसे पता था कि उसे विवान द्वारा की गई कृपा का बदला चुकाना होगा, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी। हैकर और क्या करते हैं? विवान ने मजाक में पूछा। वर्चुअल नाइटमेयर का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। वह खुद एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा उन चीजों को करता था जिन्हें वह सही मानता था। अजीमा पर हमला करना उसके लिए सबसे कम बुरा था, ये देखते हुए कि उसके बेटे की जान दांव पर थी। और निश्चित रूप से वह फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। चूंकि उसने पहले ही देखा था कि उसके बेटे की जान खतरे में थी, वह फिर से ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इस कारण वह उम्मीद कर रहा था कि विवान उसे हैकिंग के बजाय कोई और काम देगा। हे, तनाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो काम मैं आपको देने वाला हूं, वह कुछ प्रोग्राम बनाने का होगा। मेरे मन में पहले से कुछ योजनाएं हैं और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं उन्हें लागू करना शुरू करूं। क्या आपको लगता है कि आप इस कार्य के लिए व्यक्ति हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं? विवान ने हल्का हंसते हुए कहा, फिर अंततः गंभीर हो गया। वर्चुअल नाइटमेयर ने अंततः राहत की सांस ली। जब तक ये किसी और के सिस्टम में हैकिंग करने और अपराध करने से संबंधित नहीं था, तब तक वह इसके लिए ठीक था। भले ही उसे किसी आतंकवादी संगठन के कंप्यूटर सिस्टम में हैक करने के लिए कहा जाता, वह इसे बेतुका नहीं मानता। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस भूमिका में काम करना है, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनिश्चित कर सकूं कि मैं इसे संभाल सकता हूं या नहीं? चूंकि विवान ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, वर्चुअल नाइटमेयर यह नहीं चाहता था कि विवान की योजनाएं विफल हों। इसलिए वह जानना चाहता था कि ये क्या है, इससे पहले कि वह इस मामले से निपटने में अपनी आत्मविश्वास का मूल्यांकन कर सके। अगर वह समय होता जब वह विवान से नहीं मिला होता और विवान ने उसे पूरी तरह से हराया होता, तो वर्चुअल नाइटमेयर निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास रखता। लेकिन जब से वह हार गया था, ये स्पष्ट था कि उसका आत्मविश्वास टूट गया था। भले ही पूरी तरह से नहीं, इस बार वह संदेह कर रहा था कि क्या वह वास्तव में दुनिया का शीर्ष हैकर है। यहाँ तक कि दूसरे स्थान के बारे में भी वह संदेह कर रहा था। मैं एक ऑटोमोटिव इंजीनियर हूँ और वर्तमान में मेरे पास बाजार में नए प्रकार की कारें पेश करने की कुछ योजनाएं हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो अभी शुरू नहीं हुआ है और यह अभी भी योजना में है। विवान ने जवाब दिया, जो सहायता मैं आपसे चाहता हूं, वह केवल उन गणनाओं और इसी तरह की चीजों के बारे में है जो आपके कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता होती है। भले ही मैं ये खुद कर सकता हूं, लेकिन मैं अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकता। विवान ने जारी रखा। वर्चुअल नाइटमेयर की आंखों में निराशा दिखी। उसने उम्मीद की थी कि कुछ ऐसा होगा जो काफी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान उसे इतना सरल कार्य देगा। हालांकि यह चीज अन्य हैकरों के लिए जटिल मानी जा सकती थी, उसके लिए ये पार्क में टहलने के समान था। लेकिन वर्चुअल नाइटमेयर ने अपनी निराशा व्यक्त नहीं की। उसने अपने आप से सोचा कि यह विवान द्वारा उसे अन्य देशों को नष्ट करने का काम देने से कहीं बेहतर था। उसके लिए बिना किसी उचित कारण के वह किसी पर भी हमला नहीं करने वाला था। बेशक विवान की तेज अवलोकन क्षमताओं के कारण वह आसानी से बता सकता था कि वर्चुअल नाइटमेयर निराश था। आप पहले से ही निराश हैं, भले ही आपने अभी तक मेरी योजनाओं के विवरण के बारे में नहीं सुना है, विवान ने भौहें उठाते हुए कहा। वर्चुअल नाइटमेयर जवाब देने से पहले विवान ने जारी रखा, आप जिस काम को मैं देने वाला हूं, उसके बारे में निर्णय लेने से पहले मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा कि आप पहले एक बार इसका सामना करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, श्रीलंका नीचे आई। वह विला में मौजूद थी क्योंकि उसने विवान की अगली योजनाओं के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। एंटरटेनमेंट कंपनी पहले से ही सही दिशा में बढ़ रही थी और ये केवल कुछ महीनों की बात थी जब यह अंततः पूरे एंटरटेनमेंट उद्योग पर हावी हो जाएगी। बेशक यह इस शर्त पर था कि सब कुछ वर्तमान में चल रहा था।
इस कारण चूंकि विवान के पास 5 कंपनियां थीं जिन्हें एकाधिकार माना जाता था, इसका मतलब था कि उसके पास एक ही उद्योग में 2 कंपनियां नहीं हो सकती थीं। इसलिए होटल उद्योग पहले ही समाप्त हो चुका था, उसने एंटरटेनमेंट उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। लेकिन हाल ही में उसने महसूस किया कि जब तक वह पर्याप्त संसाधन प्रदान करता है, उसे मामले में बहुत अधिक शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। श्रीलंका द्वारा नियुक्त किए गए शीर्ष कर्मचारियों के साथ एंटरटेनमेंट कंपनी आसानी से नहीं गिरेगी। और यही कारण था कि विवान ने अपना ध्यान कुछ और पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। बॉस, मैंने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। हम आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कंपनी का उपयोग करने जा रहे हैं। अन्य लोगों की उपस्थिति में श्रीलंका हमेशा विवान को बॉस के रूप में संदर्भित करती थी। लेकिन अगर केवल वे दोनों होते तो वह हमेशा उसे मास्टर के रूप में संदर्भित करती थी। विवान ने अपने आप में सिर हिलाया। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज वह कंपनी थी जो उसके अधीन थी और जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी से संबंधित किसी भी चीज से निपट रही थी। लेकिन पहले, चूंकि वह उद्योग में गंभीर नहीं था, उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया था। वे सरल अनुसंधान कर रहे थे और इसी तरह। लेकिन इस बार विवान ने अंततः सोचा कि अब उस कंपनी के लिए बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। और प्रौद्योगिकी एक ही उद्योग नहीं था, लेकिन ये एक शाखा थी जिसमें विभिन्न उद्योग जुड़े हुए थे। और वर्तमान में चूंकि वह खुद एक ऑटोमोटिव इंजीनियर था, भले ही उसने केवल अपनी डिग्री प्राप्त की हो, वह बस इतना ही काफी था। वह मास्टर डिग्री या अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। वह अपना बहुत सारा समय बर्बाद क्यों करेगा जब उसके पास सिस्टम है। और चूंकि ऐसा था, विवान ने तय किया कि वह सिस्टम का उपयोग करेगा। और निश्चित रूप से उसने पहले ही एक अच्छा तरीका खोज लिया था जिससे वह सिस्टम का उपयोग कर सके बिना किसी नुकसान के। उसे पता था कि सिस्टम उसे आपातकालीन मिशन प्रदान करेगा जब तक कि उसे उनकी आवश्यकता हो। और वर्तमान में उसे सिस्टम से कुछ चाहिए था। हालांकि उसे उस मिशन को पूरा करना होगा ताकि वह उस कौशल को प्राप्त कर सके जो उसे सिस्टम द्वारा दिया गया होता, यह उसके लिए मायने नहीं रखता था। अंत में वह कुछ और कमाएगा। वर्चुअल नाइटमेयर दूसरी ओर श्रीलंका पर कुछ नजरें डालने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि यह सच था कि वह पहले ही शादी कर चुका था। पुरुष हमेशा पुरुष होते हैं। वे किसी सुंदरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते जब तक कि वे निश्चित रूप से असामान्य न हों। लेकिन यह उनके अपने निर्णय पर निर्भर करेगा कि वे उसके पीछे भागते हैं या नहीं। बेशक वर्चुअल नाइटमेयर ने अपनी आंखों को नियंत्रण में रखने में सफल रहा। उसी समय वह ये सोचने से नहीं रोक सका कि क्या वह सही था कि उसने उन लोगों को पैसे वितरित किए जो उसने सही तरीके से पुनः प्राप्त किए थे। अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वह शायद दुनिया के सबसे अमीर पुरुषों में से एक होता। आखिरकार ये कुछ ऐसा नहीं था जो उसने केवल एक ही देश में किया था। अंत में उसने सिर हिलाया ताकि विचारों को दूर कर सके। अन्यथा उसे ये भी नहीं पता होता कि वह हमेशा जिस रास्ते पर चल रहा था उससे कैसे गिर गया। मुझे लगता है कि जब आप अजीमा पर हमला करने की योजना बना रहे थे तो आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। तो उस कंपनी में एक शीर्ष प्रोग्रामर के रूप में काम करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? विवान ने पूछा। वर्चुअल नाइटमेयर ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह सच था कि उसे उस कंपनी के बारे में जानकारी मिली थी। एक व्यक्ति के रूप में हमेशा अच्छी याददाश्त रखने वाला। और इस कारण ये स्पष्ट था कि उसने हमला करने का निर्णय लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च की थी। हालांकि वह उस कंपनी के बारे में सभी विवरण याद नहीं कर सका, लेकिन कम से कम उसे पता था कि इस कंपनी के पास बहुत धन है, लेकिन यह अपने निर्माण के बाद से कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही थी। जब उसने उस कंपनी के बारे में सोचा तो वह अनजाने में अपने होंठों को चिढ़ाने लगा। वह हमेशा प्रतिस्पर्धा की तलाश में रहता था, इसलिए एक ऐसी कंपनी में काम करने के लिए जो नए प्रकार के काम पेश नहीं कर सकती थी, ये वास्तव में उसके लिए निराशाजनक था। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने महसूस किया कि उसके विचार कितने सही थे। आखिरकार अगर वह प्रतिस्पर्धा की तलाश कर रहा था तो उसके सामने वाला व्यक्ति ही काफी था। वह अभी भी दूसरों की तलाश क्यों कर रहा था? मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, वर्चुअल नाइटमेयर ने जवाब दिया। उसी समय वह ये सोचने से नहीं रोक सका कि उसे अब उस पेशे को छोड़ना होगा जिसे वह कुछ समय से अपना रहा था। सही पुनः प्राप्त करने वाला पेशा। तो ये तय है, विवान ने कहा और अपनी उंगलियां चटकाईं। फिर उसने श्रीलंका की ओर देखा जिसने आगे बढ़कर सिर हिलाया। हमेशा की तरह विवान ने यह सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका की क्षमताओं का उपयोग किया कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसा नहीं था जिसे आसानी से भगा दिया जाए। उससे हरी झंडी मिलने के बाद विवान को खुशी से भर गया, लेकिन निश्चित रूप से उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी योजनाओं के बारे में बात करना शुरू किया। वर्तमान में मैं बाजार में नए प्रकार की कारें पेश करने की योजना बना रहा हूं।
और निश्चित रूप से ये केवल एक प्रकार की कार नहीं होगी, बल्कि विभिन्न क्षमताओं और कार्यों वाली वाहन होंगी। जो मैं इस बार करने की कोशिश करने जा रहा हूं, वह दुनिया में क्रांति लाना है। जो वाहन हम वर्तमान में देख रहे हैं, वे उन वाहनों की तुलना में नहीं कर पाएंगे जिन्हें मैं पेश करने की योजना बना रहा हूं। हालांकि ये कुछ ऐसा है जो सफल होने में बहुत लंबा समय लेगा, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आधे साल के भीतर पूरा किया जा सके। एक के बाद एक, विवान ने अंततः अपनी योजनाओं का खुलासा करना शुरू किया। उसने कार उद्योग पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के लिए खुद को अधिकतम आधे साल का समय दिया था, और वह अवधि जब उसने तय किया था कि वह मजबूत होल्ड में जाएगा, वह भी अब से आधे साल के भीतर थी। एंटी लेजर आर्मर का ब्लूप्रिंट जो अभी भी सिस्टम में पड़ा हुआ था, उसे मजबूत होल्ड से सामग्री प्राप्त करनी होगी। जितना अधिक उसने सुना, वर्चुअल नाइटमेयर उतना ही आश्चर्यचकित होता गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान के पास इतनी बड़ी योजनाएं होंगी। हालांकि उसे विवान की असली पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था, ये स्पष्ट था कि वह साधारण नहीं था। एक संबंध था जिसे वह विवान के साथ जोड़ सकता था, और वह था द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी। जब द रोज एंटरटेनमेंट कंपनी पर हमला किया गया था, तब वह सब कुछ बदल गया था। दूसरी ओर श्रीलंका विवान से और भी अधिक प्रभावित हो रही थी। उसने हमेशा विश्वास किया था कि विवान एक ऐसा व्यक्ति है जो महान क्षमताएं रखता है, और यही कारण था कि वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि वह केवल एक अधीनस्थ थी, उसके लिए ये पर्याप्त था जब तक वह उसके करीब थी। चर्चा के बाद विवान ने अंततः श्रीलंका को वर्चुअल नाइटमेयर के लिए आवास और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का निर्णय लिया। चूंकि यह उसका घरेलू देश नहीं था, इसलिए यह स्पष्ट था कि उसके पास यहां आने की कोई योजना नहीं थी। और चूंकि विवान उसे अपने लिए काम करने की योजना बना रहा था, तो वर्चुअल नाइटमेयर को उस देश से स्थानांतरित होकर अजीमा में रहना होगा। वर्तमान में उसकी पत्नी अपने देश में थी। चूंकि वे पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके थे, विवान ने सब कुछ श्रीलंका पर छोड़ने का निर्णय लिया। जहां तक नए कारों को बाजार में पेश करने का सवाल था, यह अगले सप्ताह से तुरंत शुरू होने वाला था। जब समूह चला गया, विवान अभी एक और स्क्रिप्ट टाइप करने ही वाला था, जब अचानक सान्या अंदर आई। उसके चेहरे को देखकर विवान तुरंत समझ गया कि वह किसी चीज से नाराज है। क्या हुआ प्रिय? विवान ने चिंतित होकर पूछा। जब से वे दोनों सगाई कर चुके थे, उनके बीच का रिश्ता पहले से कहीं अधिक निकट हो गया था। सान्या ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बस सोफे पर बैठ गई, अपना हैंडबैग उसके पास रख दिया। साथ ही विवान देख सकता था कि उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक थी। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो सान्या को इतना गुस्सा दिला रहा है। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर थी। लेकिन बेशक यह मुख्य रूप से बाहरी लोगों के लिए लागू होता था, न कि उसके लिए। लेकिन जब से उसने कई कंपनियों का प्रबंधन संभाला था, वह कभी इतनी नाराज नहीं हुई थी। इसलिए विवान यह जानने के लिए काफी उत्सुक था कि ऐसा क्या है जो उसे इतना गुस्सा दिला रहा है और वह इसे हल नहीं कर पा रही है। हंफ, मेरे एक अंकल हमारे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं, सान्या ने जवाब दिया। जब उसने हाल ही में हुई घटना के बारे में सोचा, तो वह गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचने लगी। विवान ने ये सुनकर भौहें चिढ़ाईं। एक ऐसा कुछ था जिस पर वह कभी सहमत नहीं होगा, और वह था उसकी मंगेतर के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई व्यक्ति। ये पहले से ही काफी अच्छा था कि वे कई वर्षों से अलग थे, और अब जब वे एक साथ हैं, तो वह किसी बेवकूफ को उसकी मंगेतर के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देने वाला था। उसने क्या किया? विवान ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि यह सच था कि वह गुस्से में था कि कोई उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहा है। वह एक तर्कसंगत व्यक्ति था। वह बिना समझे कि क्या हो रहा है, विला से बाहर जाकर किसी को मारने वाला नहीं था। लेकिन बेशक वह हमेशा सान्या के पक्ष में रहेगा। आखिरकार अगर वह उसके पक्ष में नहीं था, तो वह किसके पक्ष में होना चाहिए? मेरे अंकल आए और कहा कि उन्होंने मेरी शादी के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली है, और वे चाहते थे कि हम परिवार में वापस जाएं। सान्या ने निराशा से जवाब दिया। उसे खुद पता था कि विवान पहले से ही नाराज था कि कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन वह भी नहीं चाहती थी कि विवान के लिए कोई परेशानी खड़ी हो। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब विवान ने उसकी बातें सुनी, तो उसके दिल में गुस्सा तुरंत बढ़ गया। वे दोनों पहले से ही सगाई कर चुके थे, लेकिन कोई और उसकी मंगेतर को चुराने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब था कि इस व्यक्ति को अब जीने की इच्छा नहीं थी। मुझे विवरण बताओ और मैं इसे संभाल लूंगा, विवान ने कहा। सान्या ने आगे बढ़कर उसे सभी जानकारी दी जो उसके पास थी। ये पता चला कि मेहता परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था, बल्कि सान्या और उसके माता पिता मेहता परिवार के सदस्य थे। यह मेहता परिवार जेजडा के समान स्तर पर था। सान्या के पिता ने अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए बाहर जाने का प्रयास किया, और जब वह बाहर थे, तब उनकी मुलाकात कैटलीन से हुई।
दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ गए और बाद में शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अंततः एक बेटी सान्या को जन्म दिया। हालांकि यह सच था कि कैटलीन का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, वह मेहनती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर जो कुछ भी बनाया वह अपने हाथों से किया। और आज कुछ लोग आए थे जो दावा कर रहे थे कि वे मुख्य मेहता परिवार का हिस्सा हैं। और जो उन्हें नेतृत्व कर रहा था वह सान्या के पिता का बड़ा भाई था। उसने दावा किया कि उसे पता था कि उसके छोटे भाई की एक बेटी है और इस कारण वे उसे लेने आए थे ताकि वह शादी कर सके। उन्होंने पहले से ही ये तय कर लिया था कि वह किससे शादी करेगी और इस कारण उन्होंने शादी की तारीख भी तय कर दी थी, जो कि 2 महीने बाद होने वाली थी। और सान्या को किससे शादी करने के लिए कहा जा रहा था। ये एक युवा मास्टर था जो मेहता परिवार और जेज़्डा परिवार के समान स्तर पर था। आश्चर्य की बात यह है कि सान्या के पिता ब्रूस ये दावा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि जो कहा गया था वह गलत था, बल्कि उन्होंने अपने भाई को ये समझाने की कोशिश की कि उनकी बेटी पहले से ही किसी और से प्यार कर चुकी है और उसकी सगाई हो चुकी है। ये स्पष्ट था कि ब्रूस पहले से ही इन व्यवस्थाओं के बारे में जानता था, लेकिन विवान के बारे में जानकर और उसके और सान्या के बीच के प्यार को देखते हुए वह दोनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बेशक सान्या के अंकल ने तुरंत इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समझौता था जो वर्षों पहले किया गया था और वे इसके खिलाफ नहीं जा सकते। इस कारण उन्होंने ब्रूस को सगाई को रद्द करने के लिए 3 दिन का समय दिया। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि सान्या किससे सगाई कर चुकी थी, लेकिन जब तक यह उस व्यक्ति से नहीं था जिसे उन्होंने तय किया था तब तक वह व्यक्ति इसके लायक नहीं था। बेशक इस सब के दौरान सान्या मौजूद नहीं थी। उसने यह सब अपने पिता से सुना और वह इतनी नाराज हो गई कि वह गुस्से में फट पड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने पिता के साथ रह रही थी, लेकिन उसने उससे ऐसा एक रहस्य छुपाया था। इस क्षण में वह अपने पिता पर इतनी नाराज थी कि उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और यही कारण था कि वह विवान के पास आई। वह केवल एक व्यक्ति थी जिसे वह सोचती थी कि कम से कम उसकी मदद कर सकता है, उसका मंगेतर, उसके जीवन का प्यार। सब कुछ जानने के बाद विवान का चेहरा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसके दिल में जलता हुआ गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। तो वास्तव में कोई है जो मेरी प्यारी पर नजर रख रहा है। हे, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठाते या मैं निश्चित रूप से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। विवान ने अपने मन में सोचा जब वह सान्या के पास बैठ गया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तुम जानती हो। सान्या ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसने विवान की छाती पर अपना सिर रख दिया जैसे वह शिकायत कर रही हो। तुम बिल्कुल नहीं समझते, जो हम इस बार सामना करने जा रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि 2 बड़े परिवार हैं जो जेज़्डा परिवार के बराबर हैं। विवान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। कुछ चीजें तुम्हें परेशान नहीं करनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे संभालना है और निश्चित रूप से मैं किसी और को तुम्हें नहीं लेने दूंगा। उसके शब्द सुनकर सान्या अंततः शांत होने लगी जब उसने विवान के बारे में सोचा। इस समय तक वह उन रहस्यों को नहीं समझ पाई थी जो उसके चारों ओर थे, भले ही वे दोनों पहले ही सगाई कर चुके थे। विवान ने पहले ही उसे कई रहस्यों के बारे में बताया था, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं समझा सका कि उसके पास जो कुछ भी है उसका कारण क्या है। लेकिन फिर भी उसने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विवान उसे ऐसा कुछ क्यों नहीं बता रहा था। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि शायद विवान के पास वर्तमान स्थिति से निपटने का कोई तरीका है। वह उस परिवार के बारे में सोचते हुए गुस्से में आ जाती थी जिसे वह जानती भी नहीं थी। जो चीज निश्चित रूप से उसे सबसे अधिक गुस्सा दिला रही थी वह ये थी कि उसके पिता ने स्पष्ट रूप से इस तरह की चीज पर सहमति दी थी। उन्होंने वास्तव में उसकी शादी की योजना बनाई थी इससे पहले कि वह पैदा भी होती। और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पिता ने उसे इस बारे में नहीं बताया जब तक कि वह 20 साल की नहीं हो गई, जब वे उसे शादी के लिए लेने आए। हालांकि यह सच था कि वह विवान और उसके बीच के रिश्ते की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, यह उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरी ओर विवान पहले ही उन प्रतिकारी उपायों के बारे में सोचने लगा था जो उसे उठाने थे। वह किसी को अपनी लड़की को चुराने की अनुमति नहीं देने वाला था, केवल इसलिए कि किसी बेवकूफ़ी भरे समझौते के कारण जिसे वह जानता भी नहीं था। भले ही ये सच था कि सान्या उस व्यक्ति के पास वापस जाने और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई, विवान उस पर सहमत नहीं होने वाला था। जब तक उसका दिल उसके साथ था तब तक वह सहमत नहीं होने वाला था। इसके अलावा भले ही उसका दिल किसी और द्वारा ले लिया गया हो, वह निश्चित रूप से उसे वापस चुराने वाला था। यही उसकी संकल्पना थी। ग्लेज होटल के एक प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर एक युवा आदमी सोफे पर बैठकर लाल शराब पी रहा था।
उसके लंबे काले बाल कंधों तक पहुंचते थे और उसकी आंखें दुर्लभ बैंगनी थीं। उसका चेहरा भी इतना हैंडसम था कि कई महिलाओं के दिलों को पागल कर दे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में लॉन्गिंग भरी हुई थी। साथ ही उसके चेहरे पर कभी कभी एक विकृत अभिव्यक्ति उभरती थी जब वह किसी के बारे में सोचता था। कभी कभी जब वह शराब का एक घूंट लेता तो वह मुस्कुराता या कभी जोर से हंसता। उसकी आवाज में उत्साह था, जैसे वह सोच रहा हो कि अगला क्या होने वाला है। इस क्षण में सूट का दरवाजा खुला और एक और युवा आदमी अंदर आया। यह युवा आदमी उस व्यक्ति की उम्र का था जो सोफे पर बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। जब वह युवा आदमी उस युवा के सामने पहुंचा तो उसने सम्मानपूर्वक कहा, यंग मास्टर दक्ष, व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई हैं। आपको कल तक उससे मिलने में सक्षम होना चाहिए। दक्ष ने अंततः शराब पीना बंद कर दिया और गिलास को मेज पर रख दिया। इसके बाद उसने अपने सामने खड़े युवा आदमी की ओर देखा और असंतोष से पूछा, तुम लोगों के साथ वास्तव में क्या समस्या है? ये कुछ ऐसा है जिसे व्यवस्थित करने में तुम्हें बहुत कम समय लगना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानते कि मैं अधीर हो रहा हूँ? हमने पहले ही व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन जो मेहता परिवार के सदस्य आए थे वे हमारे लिए चीजें मुश्किल बना रहे हैं। उनके साथ खड़े होकर हम योजना को लागू नहीं कर सकते। युवा आदमी ने जवाब दिया, रूबेन, मैं यह नहीं मानना चाहता कि तुम्हारी टीम की क्षमताओं के साथ तुम इस तरह की चीज को बिना उस समूह का ध्यान खींचे व्यवस्थित नहीं कर सकते। दक्ष ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए कहा। रूबेन ने थोड़ा कांपने का अनुभव किया, लेकिन उसने खुद को स्थिर कर लिया। यंग मास्टर दक्ष, यह नहीं है कि हमारे पास क्षमताएं नहीं हैं, बल्कि यह है कि मेहता परिवार का समूह भी उसे खोज रहा है। दक्ष ने यह सुनकर भौहें चिढ़ाईं। वह खुद भी हाल ही में अंधेरे में था और हाल ही में ऐसी चीजों के बारे में जान गया था। वह स्मिथ परिवार का एक सदस्य था जो जेजडा परिवार के समान था। वे हमेशा कम प्रोफाइल तरीके से काम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह उच्च स्तर पर मजाक नहीं थी। वह खुद एक भोगवादी युवा था। वह केवल अपने जीवन का आनंद लेने के बारे में सोचता था और उसे परिवार के व्यवसाय और इसी तरह की चीजों की परवाह नहीं थी। क्या परिवार में अन्य लोग नहीं थे? तो उन्हें सब कुछ संभालने दो और उसे उनके श्रम के फलों का आनंद लेने दो। यही वह हमेशा सोचता था। अपने भोगवादी स्वभाव के कारण उसने पहले ही कई लड़कियों को हासिल कर लिया था, और निश्चित रूप से यह हमेशा एक बार का मामला होता था और वह उन पर ध्यान केंद्रित करता था जो अभी भी शुद्ध थीं। एक रात उनके साथ बिताने के बाद वह हमेशा उन्हें बहुत सारे मुआवजे देता और उन्हें किनारे फेंक देता, और अगर उनमें से कोई उसके लिए गर्भवती हो जाती तो वह हमेशा कुछ लाख रुपये देकर गर्भपात का समाधान कर सकता था। हाल ही में उसे अंततः सूचित किया गया था कि उनके लिए एक व्यक्ति की व्यवस्था की गई थी जिससे उसे शादी करनी थी। एक भोगवादी के रूप में वह शादी के लिए सहमत नहीं होने वाला था। उसके लिए शादी कोई ऐसा बंधन नहीं था जो उसे अपने जीवन का आनंद लेने से रोके, और इस कारण वह पूरी तरह से इनकार करने के लिए दृढ़ था। लेकिन उसके पिता इस पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समझौता था जो बहुत पहले किया गया था और वे इसके खिलाफ नहीं जा सकते। दक्ष केवल हार मानने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन साथ ही उसने पहले से ही ऐसे साधनों की तलाश शुरू कर दी थी जिनका उपयोग वह इस समझौते को तोड़ने के लिए कर सके। लेकिन निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं उस समय फेंक दी गई जब उसने अंततः ये जान लिया कि उसे किससे शादी करनी है। उसे उसकी छवि दी गई और उसने पहली नज़र में ही उससे प्यार कर लिया। ये देखते हुए कि वह एक महान सुंदरता थी और वह केवल 20 साल की थी, एक भोगवादी के रूप में वह इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। उस क्षण में उसने अपने आप से सोचा कि भले ही उस महिला को किसी और द्वारा अपमानित किया गया हो, वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। यही कारण था कि उसने अपने पिता से बात की ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि शादी जल्द से जल्द हो। वह चाहता था कि यह अगले दिन हो अगर यह संभव हो, लेकिन निश्चित रूप से उसके पिता इसके खिलाफ थे। इसके बजाय उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ समय लेना चाहिए, और इस कारण उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए 2 महीने दिए जाने वाले थे इससे पहले कि वे शादी करें। दक्ष के लिए यह उसके लिए समय की बर्बादी थी, और इस कारण उसने उस समूह को भेजा जो सान्या को लेने वाला था उसके पीछे जाने के लिए। जब उसे ये जानकारी मिली कि वह कहाँ है तो वह जल्दी से वहां पहुंच गया। उसने सोचा था कि जब वह आएगा तो वह उससे मिल सकेगा, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर सका। वह पहले से ही अधीर हो रहा था और उससे पहले मिलना चाहता था। इस तरह शायद उसके पास उससे शादी से पहले उसका आनंद लेने का एक मौका हो सकता था। एक भोगवादी के रूप में वह अपने हैंडसम चेहरे पर पूरी तरह से गर्वित था। उसे विश्वास नहीं था कि दूसरी पार्टी उसके चेहरे को देखकर उस पर नहीं गिरेगी। भले ही उसका चेहरा काम न करे, उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे जीतने में असफल होगा। आखिरकार
उसने पहले ही कई लड़कियों का पीछा किया था और सफल रहा था, और इस कारण उसे विश्वास था कि उसके पास जो प्रलोभन कौशल है वह शीर्ष स्तर का है। वह वास्तव में उसके चेहरे को देखकर प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। हालांकि उसने उसे नहीं देखा और न ही उसकी चरित्र के बारे में जानता था, उसे विश्वास नहीं था कि जो उसे शादी करने वाला था वह एक ढीली व्यक्ति होगी। बकवास, चलो यहाँ से निकलते हैं, मैं राजधानी शहर के चारों ओर देखना चाहता हूँ। मैं अपने जन्म के बाद से समर सिटी से बाहर नहीं गया हूँ। मैं इस मौके का उपयोग करके राजधानी शहर की सुंदरियों को भी देख सकता हूँ। दक्ष ने कहा जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, थोड़ी देर तक खिंचाव किया, फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। रूबेन केवल सिर हिलाने लगा। यह आदमी वास्तव में उस व्यक्ति से मिलने के लिए यहाँ था जिससे उसे शादी करनी थी, लेकिन उसने अन्य लड़कियों का पीछा करने से भी परहेज नहीं किया। वह उस लड़की के लिए दया नहीं कर सका जो उसे शादी करने वाली थी। फिर भी उसने उसके पीछे बाहर जाने का निर्णय लिया। वह आखिरकार उसका सहायक था और हमेशा स्मिथ परिवार द्वारा प्रशिक्षित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह भविष्य में सहायक हो सके। एलिप्सिस, चूंकि सानिया का मूड खराब हो गया था, विवान ने उसे बाहर ले जाने का निर्णय लिया। वास्तव में उसने अपना लंच भी नहीं खाया था, और इस कारण उसने तय किया कि वे पूरा दिन एक साथ बिताएंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी भावनाएं शांत हो जाएं। इस बार उसने विला से कार के साथ नहीं निकला, बल्कि उसने हाल ही में खरीदी गई मोटरसाइकिल, एक BMW R1250 GS एडवेंचर का उपयोग किया, जिसकी कीमत 21,400 भारतीय रुपये थी, जिसे उसने अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित किया था। विवान बाइक पर चढ़ गया और सानिया उसके पीछे बैठ गई, अपने हाथों से विवान की कमर को लपेटते हुए। सभी कुछ सेट होने के बाद विवान ने तुरंत बाइक को शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। उसके लिए ये करना कठिन नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कुछ किया था। भले ही वह मोटरसाइकिल चलाने में विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसकी क्षमताएं कम नहीं थीं। जब वे शांति आवासीय क्षेत्र से बाहर निकले, विवान ने पहले एक रेस्तरां का दौरा किया, जहां दोनों ने समुद्री भोजन का आनंद लिया। इसके बाद वे शहर में घूमते हुए बातचीत करने लगे। बाइक पर दोनों अपने चारों ओर के दृश्य को अच्छी तरह से देख सकते थे, इसलिए विवान ने बाइक को तेज गति से नहीं चलाया, बल्कि बस धीमी गति से, इतना कि वह और सानिया चारों ओर देख सकें। और निश्चित रूप से वह शहर के केंद्र में नहीं चल रहा था, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में। इन क्षेत्रों में कई पार्क और इसी तरह की चीजें थीं। अंत में विवान ने मोटरसाइकिल को एक मॉल डेस्टिनी के सामने पार्क किया। चूंकि वे पहले ही शहर में घूमने का काफी आनंद ले चुके थे, विवान ने सोचा कि यह अच्छा होगा कि सानिया के मन में जो तनाव है उसे कुछ साधारण खरीदारी करके दूर किया जाए। रास्ते से हटो। जैसे ही वे मॉल में प्रवेश करने वाले थे, किसी ने उनके पीछे से चिल्लाया। बेशक विवान और सानिया ने पूरी तरह से उन्हें नजरअंदाज किया, जैसे वे एक दूसरे की बाहों में आगे बढ़ते रहे। क्या तुम इस युवा मास्टर को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो? ऐसा लगता है कि इस राजधानी शहर में कुछ लोगों को तुम्हारे जैसे घमंडी युवाओं को सिखाने वाला कोई नहीं है। जब दूसरे व्यक्ति ने देखा कि वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उसने गुस्से में कहा, क्या तुम इस युवा मास्टर को अनदेखा करने की हिम्मत करते हो? ऐसा लगता है कि इस शहर में कोई नहीं है जो तुम जैसे अहंकारी युवाओं को सबक सिखा सके। जब दूसरे व्यक्ति ने देखा कि वे बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वह गुस्से में बोला। दक्ष एक आरामतलब युवा मास्टर था, और इसलिए जब भी वह दो युवाओं को एक साथ देखता तो उसे बुरा लगता। पहले उसने इस तरह से बात की थी क्योंकि पीछे से उसने सानिया की आकृति देखी थी। उसकी आकृति इतनी अच्छी थी कि दक्ष उसे तुरंत पाना चाहता था, लेकिन फिलहाल वह किसी और आदमी की बाहों में थी। इससे वह चिढ़ गया। दिल में असंतोष के कारण वह इस तरह से अपना गुस्सा निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार मॉल का प्रवेश द्वार छोटा कैसे हो सकता है? पास में बहुत बड़ी जगह थी जिसका वह उपयोग कर सकता था, लेकिन वह बस चाहता था कि वे दोनों उसके रास्ते से हट जाएं। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे इस तरह अनदेखा करेगा। वह कभी भी समर सिटी से बाहर नहीं गया था, और इसलिए वह शहर में अच्छी तरह से जाना जाता था। इस वजह से वह पहले से ही मनमाने ढंग से काम करने का आदी हो गया था। उसने ये शब्द कहने के बाद तुरंत हाथ बढ़ाकर महिला को पकड़ने की कोशिश की। उसे पुरुषों को छूना पसंद नहीं था, क्योंकि यह उसके अधीनस्थों का काम था। हालांकि उसे विश्वास था कि सामने वाली महिला पहले से ही किसी और आदमी के साथ थी, फिर भी वह उसे छूकर अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। बेशक उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह सार्वजनिक जगह है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसका हाथ लक्ष्य तक पहुंचने वाला था, अचानक उसे मजबूती से पकड़ लिया गया। दक्ष पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल हाथ में दर्द ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। न केवल वह दर्द महसूस कर रहा था, बल्कि वह इस बात से भी गुस्से में था कि कोई आदमी उस पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा था।
उसने सामने वाली महिला से नजर हटाकर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसे पकड़ा था। अगले ही पल उसे कई बार पलकें झपकानी पड़ी क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसे हमेशा से ये विश्वास था कि वह अपनी पीढ़ी का सबसे सुंदर युवक है, लेकिन अभी उसके सामने एक और युवक था जो उसकी उम्र का लग रहा था और वास्तव में उससे ज्यादा सुंदर था। चांदी जैसे बाल और नीली आंखें जो उसे ठंडी नजरों से देख रही थीं, साथ ही एक मूर्ति जैसा सुंदर चेहरा। ये पहली बार था जब दक्ष ने किसी को इतना सुंदर देखा था। उसके दिल में ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी। हालांकि वह एक आरामतलब युवा मास्टर था, लेकिन वह खुद को लेकर बहुत घमंडी भी था, और इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक जगह पर रहने के लिए तैयार नहीं था जो उससे ज्यादा सुंदर हो। आखिरकार अगर कोई व्यक्ति उससे बेहतर दिखता है तो दूसरे उसकी प्रशंसा कैसे करेंगे? क्या उसे लड़कियों को पाने के लिए सिर्फ अपने आकर्षण पर निर्भर रहना पड़ेगा? ये बिल्कुल अस्वीकार्य था, और जो व्यक्ति उसके सामने था वह वही था जिसने उसे असहज कर दिया था। आखिरकार वह उस महिला को कैसे पा सकता था जिसकी आकृति उन सभी से बेहतर थी जिनके साथ वह पहले कभी रहा था। क्रैक! दक्ष को होश में आना पड़ा जब उसके हाथ की हड्डियां चटकने लगीं। इस समय विवान ने हाथ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। कुछ चीजें थी जो वह स्वीकार कर सकता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उसके लिए बिल्कुल असहनीय थीं। वह सान्या को बाहर लाया था क्योंकि वह उसे शांत करना चाहता था, लेकिन अब कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये व्यक्ति जीने से थक गया था? आह! युवा मास्टर दक्ष दर्द और गुस्से में चिल्लाया। साथ ही उसने पीछे खड़े अपने अधीनस्थों की ओर देखा जो पूरी तरह से स्तब्ध थे और चिल्लाया, तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो! इस समय रूबेन और दक्ष के साथ आए 3 लोगों ने प्रतिक्रिया दी। वे भी पूरी तरह से स्तब्ध थे क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने दक्ष को ऐसी स्थिति में देखा था। इस समय गुस्सा उनकी आंखों में साफ दिख रहा था क्योंकि वे तेजी से विवान की ओर बढ़े। धृष्ट! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मास्टर दक्ष पर हाथ डालने की? एक बलवान आदमी चिल्लाया। अगले ही पल उसने विवान की ओर मुक्का मारा। वह एक व्यक्ति था जिसने लंबे समय तक किकबॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। वह हाल ही में रिटायर हुआ था और युवा मास्टर दक्ष के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। वह स्मिथ परिवार को अच्छी तरह से जानता था। वे एक ऐसा परिवार थे जो अपने कर्तव्यों में विफल होने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा देते थे। चूंकि युवा मास्टर दक्ष को उनकी ड्यूटी के दौरान चोट लगी थी तो उसे सजा मिलनी तय थी। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि स्मिथ परिवार द्वारा दी जाने वाली सजा आसान नहीं थी। विवान दूसरी ओर शांत था। उसने इस दौरान कोई शब्द नहीं कहा था। वह सिर्फ सान्या के सामने खड़ा था, इन मूर्खों से निपटने के लिए तैयार। जब उसने देखा कि एक मुक्का उसकी ओर आ रहा है तो वह खुद पर दया करने लगा। उसे ऐसे मूर्ख युवा मास्टर्स से बचने के लिए काफी भाग्यशाली रहा था, लेकिन अब वह इतना अभागा कैसे हो गया कि उसे इस समय ऐसा व्यक्ति मिल गया। फिर भी हाथ के एक साधारण इशारे से उसने दक्ष को खींच लिया जैसे कि वह कागज का टुकड़ा खींच रहा हो। अगले ही पल उसने दक्ष को बलवान बॉडीगार्ड के मुक्के के रास्ते में फेंक दिया। दक्ष और बॉडीगार्ड दोनों की आंखें अविश्वास से फैल गईं। बलवान बॉडीगार्ड मुक्का रोक नहीं सका क्योंकि उसने इसे पूरे जोश और ताकत के साथ मारा था। दूसरी ओर दक्ष हवा में था और बच नहीं सकता था, इसलिए मुक्का सीधे उसके पेट पर लगा। धम्मा! उफ! दक्ष की आंखें दर्द से फैल गईं। साथ ही वह पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर गया। जहां तक अपराधी की बात है, विवान ने बस एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया था। रूबेन और बाकी 2 बॉडीगार्ड्स विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। वे कुछ देर के लिए जमे रहे, फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जबकि रूबेन दक्ष की ओर भागा जो अभी भी जमीन पर कराह रहा था, बाकी 2 बॉडीगार्ड्स ने तुरंत विवान पर हमला करने का फैसला किया। ये समूह समर सिटी में कुख्यात हो चुका था। हालांकि वे समर सिटी से बाहर आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना चरित्र नहीं बदला था। जैसे ही वे दोनों विवान के सामने पहुंचने वाले थे, अचानक उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, पुलिस! वहीं रुक जाओ! इस समय ही दोनों बॉडीगार्ड्स को याद आया कि वे समर सिटी में नहीं हैं, और इसलिए यहां उनका प्रभाव काफी कम था। चूंकि पुलिस ने पहले ही मामले में हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उनके पास अस्थायी रूप से मामले को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस के जाने के बाद वे विवान से निपटने की योजना बना रहे थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि विवान ने दक्ष को मुक्के के रास्ते में कैसे फेंका, क्योंकि वे सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह करते थे। चूंकि स्मिथ परिवार के युवा मास्टर को चोट लगी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि समर सिटी में वापस जाकर उन्हें कुछ प्रतिक्रिया झेलनी पड़ेगी। विवान और सान्या दूसरी ओर शांत थे। अगर विवान ने कार्रवाई नहीं की होती तो सान्या आसानी से उनसे निपट सकती थी। जहां तक उसकी बॉडीगार्ड समांथा की बात है,
चूंकि दोनों ने एक साथ समय बिताने का फैसला किया था, इसलिए वे तीसरे व्यक्ति को साथ लेकर नहीं जा रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? एक पुलिस अधिकारी ने बलवान आदमियों को देखते हुए पूछा। इस समय दक्ष अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे जो मुक्का लगा था, उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि रूबेन की मदद से वह खड़ा हो गया था, लेकिन जो दर्द वह महसूस कर रहा था, उससे वह लगातार अपने शरीर को मरोड़ रहा था। जब पुलिस अधिकारी ने देखा कि मौजूद लोगों में से कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा है, तो वह गुस्से में आ गया। मैंने एक सवाल पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने गुस्से में पूछा, क्योंकि वह दोनों समूहों को देख रहा था। भीड़ पहले से ही इकट्ठा होने लगी थी, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं था जो वे अक्सर देखते थे। हालांकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वे जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। अधिकारी, यह वही है जिसने हमारे युवा मास्टर पर हमला किया। इस समय रूबेन ने विवान की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या ये सच है? पुलिस अधिकारी ने विवान को देखते हुए पूछा। हालांकि वह देख सकता था कि दोनों पक्ष आमने सामने थे, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था जो साबित करता कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सही था। इसके अलावा वह खुद से ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या युवा मास्टर के पास 3 बॉडीगार्ड्स नहीं थे। ये कैसे संभव था कि उसे मारा गया था? और जब वह आ रहा था, तो उसने देखा था कि दोनों वास्तव में उस युवक पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उसने पहले भी कुछ मामले देखे थे जहां ये अमीर युवा दूसरों को परेशान करते थे। चूंकि वह भी एक छोटे पृष्ठभूमि से था, इसलिए वह निश्चित रूप से इस तरह के घमंडी और स्वार्थी लोगों से नफरत करता था। अगर उसके पास उनसे निपटने की क्षमता नहीं होती, तो वह निश्चित रूप से दक्ष और उसके समूह को थप्पड़ मार देता। तुम मॉल के सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देखते? विवान ने शांत स्वर में पूछा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, वहां सन्नाटा छा गया। साथ ही रूबेन, जो समूह में सबसे चालाक था, इसके बारे में सोचने लगा। पुलिस अधिकारी ने दोनों पक्षों को देखना शुरू किया। वह ये पता लगाना चाहता था कि क्या कोई व्यक्ति दोषी की तरह व्यवहार करने वाला है। कुछ सोचने के बाद रूबेन ने निष्कर्ष निकाला। अभी तक विवान ने हमला नहीं किया था, और इसलिए अगर वे सीसीटीवी फुटेज देखते तो उन्हें पता चलता कि दक्ष ने पहले कदम बढ़ाया था। साथ ही हालांकि ये सच था कि विवान ने दक्ष का हाथ पकड़ा था, लेकिन यह साबित करने का कोई सबूत नहीं था कि वह वास्तव में इसे कसकर पकड़ रहा था। और जब उसने दक्ष को एक तरफ धकेला, तो इसे आसानी से इस तरह समझा जा सकता था कि वह उस हमले से डर गया था जो उस पर होने वाला था। और चूंकि वह व्यक्ति नहीं था जिसने दक्ष पर मुक्का मारा था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि वह यहाँ पीड़ित था। खैर, जब रूबेन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा, तो ये सच था कि विवान और उसकी प्रेमिका वास्तव में पीड़ित थे। अधिकारी, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बस इसे भूल जाओ, ठीक है? रूबेन ने अधिकारी की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वे अभी दूसरे परिवार के क्षेत्र में थे। यहाँ उनका प्रभाव बहुत सीमित था, और इसलिए अगर यह चीज आगे बढ़ती, तो पुलिस से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। दक्ष विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या सुना। ये वास्तव में पहली बार था जब उसने रूबेन को एक छोटे पुलिस अधिकारी से इतने सम्मानजनक तरीके से बात करते देखा था। वह बस उसे जवाब देने वाला था कि अचानक रूबेन ने उसके कान में फुसफुसाया, युवा मास्टर, यहाँ हमारा प्रभाव सीमित है, इसलिए हम इसे अभी के लिए भूल सकते हैं और बाद में उससे निपट सकते हैं। ये सुनकर दक्ष ने आखिरकार उस गुस्से को दबा दिया जो वह महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को देखने का फैसला किया जिन्होंने उसे ये दर्द दिया था, ताकि वह उन्हें याद रख सके। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र महिला पर पड़ी, वह आश्चर्य और अविश्वास से फैल गई। साथ ही जो गुस्सा वह दबा रहा था, वह लगभग फूट पड़ा। क्या बकवास है? वह गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस महिला से उसकी शादी तय हुई थी, वह वास्तव में किसी और आदमी के साथ बाहर थी। वह इसे स्वीकार कर सकता था अगर यह सिर्फ एक और सुंदर महिला होती जो किसी और आदमी के साथ होती, लेकिन वह कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी शादी की साथी किसी और आदमी के साथ हो, और वह आदमी उससे ज्यादा सुंदर था। और जिस तरह से दोनों इतने घनिष्ठ हो रहे थे, ये स्पष्ट था कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं था। पुलिस अधिकारी दूसरी ओर रूबेन की ओर से आ रही ठंडी नज़र को महसूस कर रहा था। हालांकि यह सच था कि रूबेन युवा था, लेकिन जिस तरह से वह खुद को पेश कर रहा था, ये स्पष्ट था कि वह जिस पृष्ठभूमि से आता था, वह सामान्य नहीं था। हालांकि यह सच था कि वह इस तरह के युवा मास्टर से नफरत करता था, लेकिन पुलिस अधिकारी कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह मामले को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि ये लोग आसानी से अपने प्रभाव का उपयोग करके उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देंगे। आखिरकार वह अपने दिल में असंतोष को दबा सकता था, क्योंकि उसने कहा, चूंकि तुम दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं।
और तुम्हें ये याद रखना होगा कि सड़क पर झगड़े करना देश के कानून द्वारा प्रतिबंधित है। जो लोग इस नियम को तोड़ते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अपने शब्दों को पूरा करने के बाद वह वहां रुका नहीं। उसने तुरंत जाने का फैसला किया क्योंकि वह घमंडी युवा मास्टर का सामना करना जारी नहीं रखना चाहता था। जब दक्ष ने सुना कि दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ है तो वह गुस्से में फूट पड़ने वाला था। ये कैसे संभव था कि दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं हुआ जबकि उसे पहले से ही मुंह से चोट लगी थी। चूंकि मामला पहले ही समाप्त हो चुका था, विवान ने जाने का फैसला किया। हालांकि यह सच था कि वह फिलहाल सेना का हिस्सा था, लेकिन वह सान्या के साथ बिताने वाले समय को इस तरह के बेकार युवा मास्टर पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सान्या की कमर पर हाथ रखा, फिर दोनों मॉल में चले गए। उन्होंने खरीदारी करने का विचार नहीं छोड़ा था। जब दक्ष ने देखा कि विवान वास्तव में सान्या पर हाथ रख रहा है तो वह इतना गुस्से में आ गया कि बेहोश हो गया। रूबेन ने उसे गिरने से बचाने के लिए जल्दी से पकड़ लिया। इसके बाद उनके पास अपनी यात्रा को समाप्त करने और अपने ठिकाने पर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। साथ ही कार में बैठने के बाद रूबेन ने तुरंत किसी से संपर्क किया ताकि वे दोनों लोगों के बारे में जांच शुरू कर सकें। वह खुद सान्या के रूप के बारे में नहीं जानता था और इसलिए उसे नहीं पता था कि दक्ष को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई थी वह वास्तव में किसी और आदमी के साथ बाहर थी। वैसे भी अगर उसे इसके बारे में पता होता तो वह खुद से सोचता कि ये वास्तव में कर्म था, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाना था। वह जानता था कि जैसे ही दक्ष होश में आएगा वह निश्चित रूप से उन दोनों के बारे में जानकारी मांगेगा, और इसलिए उसने अपने अधीनस्थ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जानकारी 2 घंटे के भीतर लाई जाए। हालांकि यह सच था कि स्मिथ परिवार की राजधानी शहर में ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन यह भी सच था कि उनके पास कुछ प्रभाव था, और इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि 2 सामान्य लोगों के बारे में जानकारी ढूंढना मुश्किल होगा। कुछ घंटों बाद दक्ष आखिरकार होश में आया। ये पहली बार नहीं था जब वह बेहोश हुआ था, बल्कि वह हमेशा से ऐसा करता आया था क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर और वासोवेगल सिंकोप की समस्या थी। ये वास्तव में मुख्य कारण था कि दक्ष एक आरामतलब युवा मास्टर क्यों था। उसे विश्वास था कि चूंकि उसकी जिंदगी सुनिश्चित नहीं थी तो उसे इसके अचानक खत्म होने से पहले इसका आनंद लेना चाहिए। जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। हालांकि यह सच था कि वह अभी होश में आया था, लेकिन वह अभी भी उस दृश्य को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था जो उसके बेहोश होने से पहले हुआ था। रूबेन, मुझे बताओ कि वह आदमी कौन है? दक्ष ने होश में आने के बाद कहा। उसका गुस्सा पहले से ही भड़क रहा था, बस लक्ष्य का इंतजार कर रहा था। हालांकि रूबेन को आश्चर्य हुआ कि दक्ष सिर्फ आदमी के बारे में जानकारी चाहता था, लेकिन फिर भी उसने इसे दे दिया। युवा मास्टर, हमने कुछ जांच की है, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वह शांति आवासीय क्षेत्र में रहता है, लेकिन वह क्या करता है या वह किस परिवार से है, इसके बारे में हम अभी तक सुनिश्चित नहीं हैं। लेकिन फिर भी उसका जेज़्डा परिवार के उत्तराधिकारी के साथ कुछ संबंध है, और जिस तरह से वे एक जैसे दिखते हैं, मुझे लगता है कि उस आदमी का जेज़्डा परिवार से कुछ संबंध है। जेज़्डा परिवार, स्मिथ परिवार और मेहता परिवार पहले ही कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे। कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें दोनों परिवारों की युवा पीढ़ी ने भाग लिया था। इन घटनाओं के दौरान उन्होंने निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ बातचीत की थी, और इसलिए रूबेन जोनाथन को जानता था। वह जेज़्डा परिवार का सबसे होनहार उम्मीदवार था। जिस समय उनकी विवान से झड़प हुई थी, उसे वास्तव में यह एहसास हुआ था कि वह जेज़्डा परिवार का युवा मास्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं था। आखिरकार दोनों परिवार एक ही स्तर पर थे। अगर जोनाथन ने उन्हें उकसाया तो ये स्पष्ट था कि उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। यही कारण था कि उसने बॉडीगार्ड्स को हमला करने से नहीं रोका। जहां तक दक्ष की बात है, वह आदमी दूसरे युवा मास्टर्स की परवाह नहीं करता था, और इसलिए उसे ये भी याद नहीं था कि जोनाथन कौन था। उसके दिमाग में वह सिर्फ सुंदर युवतियों को याद कर सकता था, और बस सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए रूबेन ने कुछ जांच की थी, और अंत में उसे यह एहसास हुआ कि वास्तव में 2 लोग एक जैसे दिखते थे। हालांकि विवान और जोनाथन के बीच एक संबंध था, लेकिन उसे विवान पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो उनके लिए खतरनाक हो। जोनाथन के साथ संबंध के अलावा रूबेन को नहीं लगता था कि विवान की कोई पृष्ठभूमि थी। जहां तक एक जैसे दिखने की बात है, वह सिर्फ ये कह सकता था कि यह एक संयोग था। आखिरकार उसे विश्वास नहीं था कि जेज़्डा परिवार अपने परिवार के किसी सदस्य को बाहर घूमने की अनुमति देगा। अगर ऐसा है तो मेहता परिवार के उन लोगों से संपर्क करो जो यहाँ आए हैं। उन्हें बताओ कि मैं अपनी मंगेतर से मिलना चाहता हूँ। दक्ष ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। इस समय वह पहले से ही सान्या को पाने के बारे में सोचने लगा था।
वह अभी विवान से निपटने के लिए तैयार नहीं था। उसे ये सुनिश्चित करना था कि सान्या पहले उसकी हो, फिर वह विवान से निपट सकता था। आखिरकार कौन जानता था कि इस समय उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। बस इस तथ्य के बारे में सोचने से ही दक्ष इतना गुस्से में आ गया कि वह फिर से बेहोश होने वाला था। रूबेन ने तुरंत कार्रवाई की। वह आखिरकार दक्ष के गुस्से को समझ सकता था। आखिरकार उसने अभी उस व्यक्ति को देखा था जिससे उसकी शादी तय हुई थी, किसी और आदमी के साथ बाहर जाते हुए, सार्वजनिक रूप से अपना प्यार दिखाते हुए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टैब तक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।